हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं जीएसटी के अमेंडमेंट्स नवंबर 20 एग्जामिनेशन के लिए, जो कि एप्लीकेबल है। आईसीएआई ने स्टैट्यूटरी अपडेट दे दिया, मतलब आईसीएआई ने अमेंडमेंट्स हमको दे दिए कौन कौन से एप्लीकेबल है। तो ठीक है सर, रही बात अपन ने अभी तक क्या पढ़ा होगा। सर जी, आपने स्टडी मेट पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है सर, आपने जो भी पढ़ा होगा स्टडी मेट कंप्लीट किया होगा, प्लस मई 20 के जो भी अमेंडमेंट्स आए होंगे वो पढ़ लिए होंगे आपने। ठीक है सर, उसके बाद अपने को अब एडिशनली क्या पढ़ना है, मतलब मई 20 की आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे, मई 20 की प्रिपरेशन जब तक आप कर रहे थे तो ये सारी चीज पढ़ी होंगी, स्टडी मेट प्लस मई 20 के अमेंडमेंट्स। अब अपने को एडिशनली नवंबर 20 के लिए क्या पढ़ना रहेगा, सिर्फ एक चीज और पढ़ना पड़ेगा, नवंबर 20 के अमेंडमेंट्स और पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत छोटे छोटे से अमेंडमेंट्स हैं, तो बधाई हो, ज़्यादा कुछ एडिशनल अपने को नहीं पढ़ना है, छोटी छोटी सी चीज़ें अपने को यहाँ पर कवर करनी है सर। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपने मई 20 के अमेंडमेंट्स नहीं पढ़े तो उसका क्या करना है सर जी। ये पीडीएफ फाइल है, आईसीआई के द्वारा दी गई ये पीडीएफ फाइल है। इसके अंदर मई प्लस नवंबर दोनों के अमेंडमेंट्स दे रखे हुए, नहीं पढ़ी तो गो थ्रू कर लो। अपन यहाँ स्पेसिफिक इस वीडियो के अंदर नवंबर 20 के अमेंडमेंट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है सर, अब रही बात इसकी कि भाई पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो सर जी आईसीएआई के बीओएस पोर्टल पे जाओ, सीए इंटरमीडिएट अपना सिलेक्ट करो, उसके बाद अपना सब्जेक्ट टैक्सेशन सिलेक्ट करो, उसके अंदर पहली या दूसरी लाइन में मिलेगा स्टैट्यूटरी अपडेट फॉर नवंबर 20 एग्जामिनेशन, मतलब टैक्स के अंदर जब आप जाओगे स्टैट्यूटरी अपडेट करके आपको मिल जाएगा नवंबर 20 एग्जामिनेशन के लिए। ओके सर, तो वो मिलेगा आपको इनकम टैक्स के लिए, एक दूसरा मिलेगा जीएसटी के लिए, तो वहां से आप डाउनलोड करो, आपके पास पीडीएफ फाइल आ गई। ठीक है सर, अब इस पीडीएफ फाइल के अंदर क्या क्या चीज कवर्ड है। इस पीडीएफ फाइल के अंदर मई प्लस नवंबर 20 के जितने भी अमेंडमेंट्स आए हुए थे वो कवर्ड है, मतलब आपको स्टडी मेट पढ़ना है और ये पीडीएफ पढ़ लो, आपका काम हो गया। ठीक है सर, तो मैं अभी नवंबर 20 के ही अमेंडमेंट्स यहाँ पे कवर कराऊंगा, बाकी मई 20 के आप एक बार गो थ्रू कर लेना, पहले भी पढ़ लिए होंगे आपने। ओके सर, तो नवंबर 20 के लिए मैंने क्या किया हुआ है, जो जो नवंबर में आए हुए थे उसमें मैंने टिक लगा रखा है, जैसे कि ये येलो कलर से टिक लगाया हुआ है। ठीक है सर, आगे भी अगर अपन देखेंगे तो ऐसे ही मैंने येलो कलर से सारी उसमें टिक लगा रखा है कि कहाँ कहाँ आए हुए हैं। देखो ये आया हुआ है, छोटे छोटे से माइनर माइनर से अपने को अमेंडमेंट से, तो ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है। तो चलिए अपन लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखो, क्या अगर आपने जीएसटी के लेक्चर्स नहीं देखे, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आ रही, सारे कंसेप्ट वाइज मैंने सारी की सारी वीडियोस अपलोड कर दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी जीएसटी मैंने डाल दी है। मई 20 के लिए डाला हुआ था, तो उसमें सिर्फ ये अमेंडमेंट कवर कर देना, आपको नवंबर 20 के लिए हो गया। और दूसरी चीज़, लॉ के लिए भी मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, जैसे जैसे बनती जाएगी कंसेप्ट कंसेप्ट वाइज सारे सेक्शन वाइज डाल रहा हूँ, इसमें सारे के सारे कंसेप्ट कवर हो रहे हैं आपके सीए इंटर के लिए, तो वो भी नवंबर 20 के लिए अमेंडेड है। ठीक है सर, वो जाके देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ अवेलेबल कर रहा हूँ, जीएस प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है सर, उसकी मैंने प्ले लिस्ट डाल रखी हुई, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे दूंगा मैं। ठीक है सर, जाके देख लो अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो। अब अपन स्टार्ट करते हैं हमारे अमेंडमेंट। चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक छोटा सा अमेंडमेंट आया हुआ है, ये आपने पहले पढ़ा होगा कि सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, मतलब कि समझो अपन एल्कोहलिक लिकर बेचते उस पर जीएसटी तो लगता ही नहीं है, जीएसटी की डेफिनेशन से बाहर है। ठीक है सर, उस पर लगना ही नहीं होगा सर। अब लास्ट अटेम्प्ट में बोले तो मई 20 में एक अमेंडमेंट आया था, क्या आया था कि भैया अगर गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया हुआ है, मान के चलो मेरे को लिकर बेचने का, क्या दुकान खोलने का, बोले तो हिंदी में बोलते ठेका। ठीक है सर, वो मेरे को खोलने का, तो मेरे को गवर्नमेंट से एक परमिशन लेना पड़ेगा, एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो उस लाइसेंस गवर्नमेंट मेरे को तो दे देगी, मेरे से फीस लेगी, तो जो गवर्नमेंट ने मेरे को लाइसेंस दिया उसका मेरे को जीएसटी पे करना है नहीं करना, ये लास्ट अटेम्प्ट में आ गया था। ठीक है सर, कि भैया लाइसेंस अगर आप दे रहे हो अल्कोहलिक लेकर बेचने के लिए तो आपको जीएसटी पे नहीं करना, उसमें नहीं लगेगी। ठीक है सर, अब छोटा सा क्लैरिफिकेशन इन्होंने दे दिया कि ये जो अमेंडमेंट ये वाली जो आई हुई है कि भैया क्या लाइसेंस दे रही है कोई गवर्नमेंट या फिर कोई भी, तो उस पर नहीं लगेगा, तो ये सिर्फ क्लैरिफिकेशन दिया कि इट अप्लाइज टू ओनली सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ लिकर लाइसेंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ लिकर का लाइसेंस इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि सिर्फ आप लिकर का लाइसेंस दोगे तभी हम जीएसटी नहीं लेंगे, और अन्य चीज़ों में हम जीएसटी ले लेंगे। मतलब कि अगर आपने और कोई लाइसेंस दिया, कोई प्रिविलेजेस दिए, जिसमें नीचे अपने को क्या दे रखा है भैया, कोई माइनिंग के राइट्स दिए, नेचुरल रिसोर्सेज के, या फिर स्पेक्ट्रम का लाइसेंस दिया, ये सारे कोई भी अन्य कोई दूसरा आप लाइसेंस देते हो उस पर जीएसटी लगेगा। बस
यहाँ पे स्पेसिफिक बोल दिया क्या भैया, लिकर का लाइसेंस दे रहे हो तो उस पर हम जीएसटी नहीं लेंगे, एक छोटा सा अमेंडमेंट था, इसके अलावा कुछ नहीं था सर। ये हमारा कवर हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ, चैप्टर 3 चार्जेस ऑफ जीएसटी के अंदर। ओके सर, ये दे रखा हुआ है अमेंडमेंट। देखो सर, लास्ट अटेम्प्ट बोले तो मई 20 में ही आपने पढ़ा होगा, न्यू सर्विसेज अंडर आरसीएम। आरसीएम के अंदर कुछ सर्विसेज ऐड करती हैं। कौन कौन सी सर्विसेज? दो सर्विसेज ऐड की हुई थी, 15 नंबर की, और एक दो ये दिख रही है आपको 16 नंबर की, ठीक है सर, ये रही। ओके, तो ऐड की हुई थी आरसीएम सर्विसेज, मतलब कि इस पर आरसीएम लगेगा। सर्विसेज क्या थी कि भाई एक इंडिविजुअल है या फिर कोई भी बंदा है, कोई भी है, बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़ के, 15 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट को रेंट पर अपनी व्हीकल्स दी, बोले तो कार दी, या फिर आप बोल सकते हो बस दी, रेंटिंग पर्पस के, तो क्या बोला गया है, अगर एक इंडिविजुअल या फिर कोई भी बंदा है, कोई भी है बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़ के, अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट, सपोज करो टाटा को, मैं हूँ सीए एग्जाम गाइड वाले बंदे, ठीक है सर, मैं हूँ, ओके, मैंने किसको, टाटा को रेंट पर क्या दे दिया, रेंट पे अपनी मोटर व्हीकल दे दी, जिसमें इनके स्टाफ को लाना ले जाने का काम करता हूँ, मतलब मेरी ट्रैवलिंग की एजेंसी है, ठीक है, मेरे पास 10-12 बसेस हैं, ये बस है हमारी छोटी सी बस, ठीक है सर। इस बस में क्या, इस बंदे को बोले तो टाटा टाटा वालों को इनके बंदों को बिठा के लाया जाता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, मतलब जॉब जहाँ पे इनका ऑफिस है वहाँ से इनके घर तक ले जाने का काम किया जाता है, ठीक है सर, जिसमें फ्यूल मेरा रहता है, ये डायरेक्टली मेरे को पैसा देते हैं महीने का। ओके सर, ये वाली सर्विस देते हो, किसको देते हो, कंपनी को, तो इस पे आरसीएम लगता है। क्या लगता है, आरसीएम। अब जैसे मेरे जैसे छोटे छोटे इंसान हैं, समझना आरसीएम क्यों लगाए कि ये बड़ी कंपनी है, किसको पकड़ा जाएगा, बड़ी कंपनी को। आरसीएम लगाने का मकसद ये रहता है कि भैया छोटे छोटे बंदे कोई भी हैं तो हम इनको कहाँ तक ढूंढेंगे, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे, इसलिए बड़ी जो कंपनी है बोले तो टाटा है, बड़ा जो बंदा कौन है इनमें, टाटा भैया बहुत बड़ा इंसान है, ठीक है सर, या फिर रिलायंस ले लो, तो उनको पकड़ लिया जाएगा कि तुम पे आरसीएम लगाया जाएगा, तुमसे हम जीएसटी लेंगे। ये आपको लास्ट अटेम्प्ट में ही आपका अमेंडमेंट आया था, बस एक छोटा सा माइनर सा रेट चेंज किया हुआ है, वो बताता हूँ क्या है। पहले यहाँ पे लिखा था सर सीजीएसटी के रेट 2.5% है, मतलब सीजीएसटी 2.5, एसजीएसटी 2.5, टोटल कितना 12%, ठीक है सर, ये लिखा हुआ था। अब इसको सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे लिखा था 2.5%, टोटल होता है हमारा 5%, कितना 5%, ठीक है, टोटल यहाँ पे 5% लिखा हुआ, तो सीजीएसटी 2.5% होगा, एसजीएसटी 2.5%, आप मिला लेना अगर आपके पास अमेंडमेंट की बुक रखी हो पुरानी वाली तो, ठीक है सर। तो अब इन्होंने कुछ चेंजेस किया गया, क्या चेंजेस किया गया बताता हूँ। चेंजेस नीचे दे रखा हुआ है कि भैया ये क्लैरिफिकेशन के नाम से, अगर आपने मोटर व्हीकल दे रखे हुए, ठीक है सर, कौन ने, इंडिविजुअल देगा या फिर कोई भी दे सकता है, बट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं देगी, तो 5% से जीएसटी पे होगा। 5% से जीएसटी कौन पे करेगा, आरसीएम वाला जो रिसिपेंट है वो पे करेगा, ठीक है सर। उसके साथ एक छोटी सी कंडीशन डाल दी, क्या कंडीशन डाल दी कि भैया मैं सप्लायर, मैं आईटीसी, लिमिटेड आईटीसी ले सकता हूँ, इनपुट सर्विसेज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, मतलब कि मैं, अगर आरसीएम लगता है किस पे, एक सी एग्जाम गाइड वाला है, सामने वाले बंदे को बोले तो टाटा वाले को क्या दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है, अपनी गाड़ियां हैं मेरे पास 10-12, तो मैं उनके बंदों को लाने ले जाने का काम करता हूँ, ठीक है सर। तो आरसीएम बेसिस पे अगर वो टैक्स पे कर रहे हैं 5% से वो टैक्स पे करते, ठीक है, तो मेरे को आईटीसी कितनी मिलेगी, अगर मेरे को आईटीसी लेना है तो अगर वो 5% टैक्स पे कर रहा है तो मेरे को लिमिटेड आईटीसी मिलेगी, कितनी, इनपुट सर्विसेज, जो मेरी इनपुट की सर्विसेज होंगी उतनी, मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, चिंता मत करो, ठीक है सर। अब या फिर दूसरा ऑप्शन अपने को दे दिया जीएसटी वालों ने, जीएसटी काउंसिल ने, क्या कि 12% भी आप पे कर सकते हो। 12% कौन पे करेगा, अब मैं पे करूंगा, मेरे ऊपर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, या तो आप 5% से आरसीएम वाला टाटा वाला दे दे, या फिर 12% से मैं दूंगा, तो मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा, आईटीसी में कितनी भी क्लेम कर सकता हूँ, आईटीसी गुड्स पे हो, सर्विसेज पे हो, यूज इन सप्लाइंग ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर कार, ठीक है सर। आईटीसी पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं अनलिमिटेड आईटीसी बोले तो जितनी गुड्स और सर्विसेज पे है यूज़ की गई है सप्लाइंग से रिलेटेड, उतना मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है सर। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्या एग्जांपल देता हूँ, मैं ही ले लेता हूँ, ठीक है सर, दिव्यांशु, ठीक है सर, मैंने रिलायंस, रिलायंस ले लो, कोई भी ले लो, रिलायंस की कंपनी है सर, इनके बंदों को लेने ले जाने का काम करता हूँ, ठीक है, मेरे पास 10-12 बस है, मैं छोटा मोटा बंदा नहीं, 10-12 बस है, तो एक बस मैंने इनको रेंट पे लगा दी, मेरा ही बंदा है, मैं ही पेट्रोल डलवाता हूँ, ये बस मेरे को महीने का पैसा दे देता है, ठीक है सर।
अब आरसीएम लगा दिया, मैंने बोला कि मेरे को कुछ नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप टैक्स पे करोगे, ठीक है सर। इनके ऊपर आरसीएम लग गया तो ये 5% जीएसटी पे कर गए, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को समझ आया क्या, मेरे को आईटीसी लेना है। अब आईटीसी मेरे पास कहाँ से आएगी सर? सपोज करो मेरी बस चल रही, ठीक है, 10-12, अब मैं सर्विस तो कराऊंगा बस की, ठीक है। अब उसमें सर्विस में लेबर की कॉस्ट जो लगती है, अगर उन्होंने मेरे को लेबर की कॉस्ट लगी, मतलब लेबर ने मेरे को सर्विसेज दी, मैं शोरूम पे गया, मैंने बस को पटक दिया, अब उसमें लेबर की कॉस्ट लग गई, 1000 रुपये लेबर की कॉस्ट लगी, मतलब लेबर ने सर्विस दी मेरे को, तो ठीक है सर, उसकी मैं आईटीसी ले सकता हूँ क्या? अभी आप ले सकते हो, क्योंकि वो इनपुट सर्विस है। इनपुट में मतलब कि जो मेरी बस थी, इनपुट में सर्विसेज मैंने ली है, तो उसकी आईटीसी ले सकता हूँ जी, जी बिल्कुल आप ले सकते हो। अब क्या हुआ, मैंने एक और बस परचेज कर ली, ठीक है साहब, मेरे पास 10 नहीं, अब 11 बस हो चुकी है। अब मैंने एक और बस परचेज कर दी, वो क्या हो गया, हमारी गुड्स हो गया, बस हमारी गुडी हुई, ठीक है सर, गुड्स हुआ। अब उसकी आईटीसी ले सकता हूँ क्या? अगर मैं आरसीएम पे रिलायंस पैसा दे रहा है तो मैं उसकी आईटीसी नहीं ले सकता, बस की आईटीसी नहीं मिलेगी अपने को। तो क्या बोला, अगर आप 5% से आरसीएम सामने वाला बंदा पे कर रहा है तो आप सिर्फ इनपुट सर्विसेज पर आईटीसी ले सकते हो, कोई भी गुड्स और एनी अदर आईटीसी आप नहीं ले सकते इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, वो चीज़ बोला। अब दूसरा केस क्या बोला, दूसरा केस भी हम यहाँ पे लेते हैं कि अब मेरे को चीज़ समझ आ गई कि भैया मैं यहाँ पे आईटीसी नहीं ले सकता, तो अब मैं, ये रहा दिव्यांशु, ठीक है सर, यही रिलायंस रही। अब मैंने बोला कि सर रिलायंस भैया तुम मत पे करो, मैं डायरेक्टली 12% पे करूँगा गवर्नमेंट को, मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को 12% जीएसटी पे कर दूंगा, तो अब मैं आईटीसी ले सकता हूँ। मतलब मैंने बस परचेज की, उसकी आईटीसी लेना है, जी बिल्कुल ले सकते हो। बट बस का कोई सामान पार्ट्स बदल पाया, उसका भी मैं आईटीसी ले सकता हूँ। बस की सर्विस कराई, अगर उसके अंदर की बंदे ने, किसी ने लेबर चार्जेस लगे, उस पर जीएसटी ले ली मेरे से, तो मैं उस पर आईटीसी ले सकता हूँ, मेरे को आईटीसी का अब दिक्कत खत्म, ठीक है सर। तो ये दो कंडीशन डाल दी हैं, दो कंडीशन डाल दिए, छोटा सा अमेंडमेंट आया हुआ है, ठीक है सर। यही बात इसके अंदर लिखी गई है कि भैया 5% से पे कर दो आप, ठीक है सर, लेकिन आपकी आईटीसी आईटीसी कितनी लिमिटेड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, देखो जूम करके बताता हूँ मैं। ऑफ इनपुट सर्विसेज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, मतलब जो सेम लाइन ऑफ बिजनेस, इसी लाइन का जो बिजनेस है, इसमें जो इनपुट सर्विस लगी होगी, मतलब कि इनपुट सर्विसेज, सिर्फ इनपुट सर्विसेज, जैसे कि भैया लेबर चार्जेस हुआ, और क्या सर्विसेज हो सकती है, कोई भी सर्विसेज हो सकती है, ठीक है सर। तो इसमें 5% अगर आरसीएम लग रहा है तो आरसीएम में टाटा वाला पे करेगा, मेरे को पे करने की जरूरत नहीं। अब फॉरवर्ड चार्ज लगेगा कब, अगर मैं 12% मैं सप्लायर पे कर रहा है, कब कर रहा है, कब नहीं कर रहा, मतलब जब आरसीएम नहीं लगाना अपने को, 12% आप पे करो, तो इन दिस केस आईटीसी कितनी मिलेगी आपके ऊपर, गुड्स के ऊपर भी मिलेगी, अगर आप गुड्स परचेस करते हो उसके ऊपर भी आईटीसी मिल जाएगी, और सर्विसेज पर भी मिलेगी, ठीक है सर। यूज इन सप्लाइंग ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर कार, मोटर कार को रेंट करने में जो भी सर्विसेज लगी हुई है, सपोज करो वो लेबर चार्जेस लगा हुआ है, ठीक है, तो उसकी भी अपने को आईटीसी मिल जाएगी। तो ये छोटू सा अमेंडमेंट आया हुआ था, ये 15 नंबर की एंट्री के अंदर दे रखा था, यहाँ पे पहले 2.5% था ये, ठीक है सर। अब इसमें एक बार और बता देता हूँ क्या लिखा है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन्ड टू कैरी पैसेंजर वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसीडरेशन चार्ज फ्रॉम द सर्विसेज, सर्विस रिसिपेंट, मतलब कि भैया फ्यूल मैं डलवाता हूँ, मैं अपने पैसे से फ्यूल डलवाता हूँ, सामने वाला मेरे को मंथली पेमेंट कर देता है, फिर डे के हिसाब से पेमेंट करता है, फ्यूल का पैसा मैं सामने वाले से नहीं लेता, ठीक है सर। प्रोवाइडेड किया गया किसको, बॉडी कॉर्पोरेट को, सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट को, ठीक है सर। उसमें कंडीशन क्या है कि सर बॉडी कॉर्पोरेट को ही करना होगा, मैं एक इंडिविजुअल इंसान हूँ तो बॉडी कॉर्पोरेट को ही मेरे को सर्विसेज देना होगा, तभी मेरे को यहाँ पे आरसीएम लगेगा, ठीक है। आरसीएम बोले तो सामने वाले पे आरसीएम लगेगा, मतलब मेरे पे आरसीएम लगेगा, सामने वाला रिसिपेंट जो उसको पे करना होगा। अब सप्लायर कौन होगा, इसमें सप्लायर मैं हूँगा, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, कोई कंपनी नहीं होना चाहिए, कोई भी हो सकता है, कंपनी को छोड़ के कोई भी, ठीक है सर। हु सप्लाईज द बॉडी, हु सप्लाई करता है सर्विसेज टू बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहे हैं अपन, ठीक है। एंड डज नॉट इशू इनवॉइस चार्जिंग सीजीएसटी 6% टू द सर्विस रिसिपेंट, ठीक है सर। वही चीज़ बोल रहे हैं कि भैया हम अगर हम आरसीएम में हैं तो हम सामने वाले को वो इशू नहीं कर सकते, क्या इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, ठीक है सर, और सामने वाले से पैसा चार्ज नहीं कर सकते। रिसिपेंट कौन होगा, सर्विस का कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में है, इंडिया के अंदर है, ठीक है सर। ये छोटू सा अमेंडमेंट था, और इसके रिगार्डिंग एक चार्ट भी है, ऐसे ही ने हमें और अच्छे से समझाने के लिए चार्ट दे दिया। क्या दे दिया भैया, पर्सन पेइंग टैक्स अंदर आरसीएम के अंदर वो सॉरी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल रेंट पे दे रखे हो, ठीक है सर। 5% कब लगेगा, जब कोई हम बॉडी कॉर्पोरेट को सप्लाई करेंगे, ठीक है सर।
रिसिपेंट कौन होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट, इस पे आरसीएम लग जाएगा, 5% से पे करना है, ठीक है सर। इसके रिगार्डिंग 2 स्टार दे रखे हैं, स्टार में बोला गया कि भैया आरसीएम लग रहा है तो हम वो इशू नहीं कर सकते, बिल वगैरह नहीं दे सकते सामने वाले को, बोले तो इनवॉइस हम लोग इशू नहीं कर सकते, ठीक है सर, वही चीज़ लिखा हुआ है। अब सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, सप्लायर बोले तो मैं ही एक बॉडी कॉर्पोरेट हूँ, मैं एक कंपनी हूँ, तो इस केस में क्या होगा, रिसिपेंट भी बॉडी कॉर्पोरेट, मैं भी बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है सर। तो इसमें फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, 12% से जीएसटी पे करना पड़ेगा, फॉरवर्ड चार्ज है तो 12% लगेगा, पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी सप्लायर, उसमें सप्लायर को जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है सर। एक छोटू सा अमेंडमेंट आया था, ये हो गया हमारा, ओके। चैप्टर नंबर 4 एग्जेम्पशन, छोटे 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 से अमेंडमेंट दिख रहे हैं, ये रेड कलर से जो दिख रहे हैं पहले के अमेंडमेंट्स हैं, इसमें दिमाग मत लगाना, ये मई 20 में ही कवर किए गए हुए हैं, ओके। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। सर जी एग्जेम्पशन चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं आया हुआ है? सर जी एग्जामेशन से कुछ भी नहीं आया हुआ है, ठीक है सर, हमने चेक किया एक बार, ओके। एग्जामेशन चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है, नवंबर 20 के लिए पहले ही आ चुका है। आईटीसी में देखते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट में है, ये मिल गया, इनपुट इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर एक अमेंडमेंट आया हुआ है, क्या दे रखा हुआ है, ये आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा हुआ था कि भैया रिस्ट्रिक्शन ऑन अवेलमेंट ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट नॉट अपलोडेड बाय द सप्लायर इन जीएसटीआर 1। एग्जांपल तो समझा रहा हूँ, फिर अपन समझेंगे क्या रहता है। एक है होलसेलर, ठीक है सर, एक है रिटेलर और एक है कस्टमर, ओके सर। होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर, तीन तीन बंदे। अब होलसेलर कौन है, आप जो आप वीडियो देख रहे हैं आप है होलसेलर, रिटेलर मैं हूँ, ठीक है सर। कस्टमर कस्टमर होता है, भगवान होता है कस्टमर, ठीक है। होलसेलर आप हैं, आपने मेरे को 1 लाख रुपए का सामान दिया, गुड्स दिए 1 लाख रुपए के, ठीक है सर। 1 लाख रुपए के सामान दिए, उस पर जीएसटी आपने लगाया मेरे को कितना, 10,000। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक्चुअली मत समझना, ठीक है सर। आपने मेरे से जीएसटी ले लिया 10,000 रुपीज़, दिख नहीं रहा होगा आपको, ये दिखा दे रहा हूँ, ठीक है सर। अब जीएसटी पोर्टल पे आपने अपलोड कितना, आपने कुछ बिल थे आपने इशू नहीं किया, आपने डायरेक्टली कितना चढ़ा दिया जीएसटी, आपने 80,000 बोले तो आपने जीएसटी पोर्टल पे जाके 80,000 के बिल चढ़ा दिए, जिसमें जीएसटी आया कितना, 8,000 रुपीज़। आपने जीएसटी पोर्टल पे 8,000 रुपये, 8,000 रुपये जीएसटी चढ़ा दी, ठीक है सर। मतलब आपने 80,000 के बिल चढ़ा दिया, आपने पूरा सेल दिखाई नहीं है, ठीक है सर। अब क्या हुआ, अब मेरे को लेनी थी आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट में तो लूंगा सर। एक रूल है, जब तक आप टैक्स पे नहीं करोगे मैं जब तक आईटीसी नहीं ले सकता, ये है तय है, ठीक है सर। मतलब अगर आपने टैक्स पे किया होगा गवर्नमेंट को तभी तो मैं उसका बेनिफिट ले सकता हूँ, इससे पहले मैं नहीं ले सकता हूँ, ठीक है सर। तो जब तक आपने पूरे बिल आपने जीएसटी पोर्टल पर आपने बताया नहीं होगा कि मैंने सामने वाले बंदे से 10,000 रुपये जीएसटी के ले लिए, तो तब तक मैं 10,000 रुपये का बेनिफिट नहीं ले सकता, तब तक मैं 10,000 का आईटीसी नहीं ले सकता, समझना। तो आपने कितना बताया, 8,000 का, आप 2-3 बिल भूल गए, आपने 80,000 की सेल दिखाई जिसपे जीएसटी 8,000 बन रहा था, और आपने चढ़ा दिया भैया 8,000 की जीएसटी मैंने सामने वाले से कलेक्ट की। तो पहले एक रूल था, क्या था पहले, था कि भैया आईटीसी, सामने वाला बंदा भूल गया चलो कोई दिक्कत नहीं, तो आप जितनी आईटीसी क्लेम कर रहे हो, मतलब आप कितनी ले सकते हो, सामने वाले ने 8,000 दिखाई, 8,000 तो ले सकते हो, प्लस इसकी 20% और आप ले सकते हो, ठीक है सर। आप जो सामने वाले ने बिल्स अपलोड किए, इनवॉइस डेबिट नोट इशू किए, वो उतनी आईटीसी ले सकते हो, उसमें जितना लिखा हुआ है, प्लस 20% और आप ले सकते हो, ठीक है सर। मतलब कि 9,600 की अपन अभी आईटीसी ले सकते हैं, ओके सर। लेकिन अब अमेंडमेंट करके आईसीएआई ने बोला इसको 10% कर दिया, 20% की जगह सिर्फ आप अब 10% आईटीसी का एक्स्ट्रा ले सकते हो, बोले तो 8,000 प्लस 800 बोलेंगे, ये होगा हमारा 10%, 8,800, ठीक है सर। आप इतनी आईटीसी ले सकते हो, ये चीज़ बोला गया है, छोटू सा अमेंडमेंट आया हुआ, पढ़ा देता हूँ, कहाँ चला गया, ये रहा, ओके सर, ये रहा, देखो सर क्या दे रखा हुआ है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/20, 1 जनवरी 2020 से आया हुआ है कि
सब रूल टू रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ आईटीसी कैन बी क्लेम्ड ऑन इनवॉइस नॉट अपलोडेड बाय द सप्लायर। सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड नहीं किया, या फिर अपन डेबिट नोट बोल सकते हैं। इन द जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 1 बोले तो सेल के अंदर वो शो करता है। रिड्यूस फ्रॉम 20% टू 10%, 20% से 10% कर दिया। तो उन्होंने केस बता दिया, क्या केस है कि वेयर इनवॉइस और डेबिट नोट हैव बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर इन जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 में जितना आपने अपलोड किया, मतलब सामने वाले ने बोल दिया कि 8,000 रुपए की सामने वाले ने मेरे से परचेज किया, वो तो मैं पूरा ले सकता हूँ 8,000। तो बोला गया कि फुल आईटीसी इफ ऑल अदर कंडीशंस और अवेलिंग ऑफ आईटीसी आर फुलफिल, मतलब सारी कंडीशन फुलफिल है। हम एज्यूम कर रहे हैं सामने वाले ने जितना उस पर बताया जीएसटी पोर्टल पे चढ़ाया उतना मैं ले सकता हूँ, ठीक है सर। दूसरी चीज़ बताया कि भैया जहाँ अगर उसने अपलोड नहीं किया, अगर उसकी गलती हो गई थोड़ी सी कि भाई इनवॉइस और डेबिट नोट आपने बोले तो आप होलसेलर थे मेरे एग्जाम्पल में, ठीक है सर, तो आपने गलती हो गई, आपने इनवॉइस इशू नहीं आपने इनवॉइस नहीं चढ़ाया, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आप 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी, जो मेरे को आईटीसी मिल रही थी 8,000 की, समझना आईटीसी जितनी मिल रही थी उसका 10% और मैं ले सकता हूँ, यही चीज़ लिखी गई है। बट एक्चुअल जो आईटीसी होगी, ये सबसे लास्ट लाइन बोलो, हाउएवर द आईटीसी शो क्लेम्ड, जो आप मैं आईटीसी जो क्लेम कर रहा हूँ शुड नॉट एक्सीड द एक्चुअल एलिजिबल आईटीसी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइस नॉट अपलोडेड। मतलब जैसे मान के चलो आईटीसी ये 8,000 वाला ही केस है, सपोज करो 10,000 मेरी जीएसटी बन रही थी, मतलब 10,000 रुपये मैंने जीएसटी आपको पे किया, लेकिन आपने कितने का चढ़ाया? 9,900 का आपने बिल चढ़ाए, कितने के? 9,900 रुपये के इनवॉइस आपने 9,900 के चढ़ाए। तो इसका अगर मैं 10% और एक्स्ट्रा ले लूँ कितना हुआ बताओ? 9,900 प्लस 10% कितना हुआ सर जी? ये होगा हमारा 10,890 रुपये, ठीक है सर, 10,890। लेकिन आपने मेरे को कितने का जीएसटी मैंने आपको पे किया? 10,000। तो सर ये लाइन ये बोलती है कि एक्चुअल, अगर सामने वाला भूल गया ठीक है, एक्चुअल जितनी आईटीसी होगी वो, अगर बंदा भूल गया ठीक है, जितने का नहीं अपलोड किया उससे ज़्यादा आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। मतलब 10,000 रुपये जीएसटी पे किया, उससे ऊपर आप 10,890 का आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। मतलब यही चीज़ बोल रहा है कि भैया एक्चुअल जितनी आईटीसी आपकी बन रही थी उससे ज़्यादा आप कभी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है सर, ये चीज़ बोला गया। अब इससे रिलेटेड दो एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल सेम है। मे 20 के अमेंडमेंट बुक अगर आपके पास है, ये पीडीएफ मे 20 वाली, तो देखना एग्जाम्पल सेम है, बस आंसर में थोड़ा सा हेर फेर किया गया यहाँ पे, ठीक है सर। तो अपन एक बार एग्जाम्पल भी देख लेते, क्या दिक्कत है। मिस्टर विजय अ रजिस्टर्ड सप्लायर था, रिसीव्स 100 इनवॉइस, 100 इनवॉइस इसको रिसीव होते हैं फॉर इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्विंग जीएसटी ऑफ 10 लाख रुपए फ्रॉम वेरियस सप्लायर। मतलब इसने कुछ परचेज किया होगा, ठीक है सर, तो इसके पास 100 क्या होगा? इनवॉइस आए, 100 इनवॉइस आए इस बंदे के पास, ओके, ठीक है सर, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020, ठीक है, फ्रॉम वेरियस सप्लाई, अलग अलग सप्लायर्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आउट ऑफ 100 इनवॉइस, 100 इनवॉइस इसके पास है, 80 इनवॉइस इन्वॉल्विंग जीएसटी ऑफ 6 लाख रुपीज हैव बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर। मतलब कि मैं यहाँ पे रिटेलर हूँ, आप सप्लायर हैं, कस्टमर आगे मिलेगा उसको, कस्टमर क्या तेल लेने, छोड़ो उसको, मैंने आपसे सामान खरीदा, ठीक है सर, आपने मेरे को कितने 100 इनवॉइस मेरे को दे दिए, मेरे को, ठीक है, आपने लिख के 100 इनवॉइस बना के मेरे को दे दिए, जिसमें जीएसटी कितना था? 6 लाख रुपए, ओके सर, मान लिया, ठीक है सर। अब सप्लायर बोले तो आपने जीएसटीआर 1 में, जिसमें अपने को सेल दिखानी रहती है, तो इसमें आपने कुछ 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 मिस्टेक कर दी। इसमें क्या किया? 100 इनवॉइस में से आपने 80 इनवॉइस आपने कहाँ पे चढ़ा दिए? जीएसटीआर 1 में आपने चढ़ा दिए, ठीक है, जिसमें जीएसटी 6 लाख रुपए की थी, ठीक है सर, लेकिन मैं एक्चुअल जीएसटी कितना पे करके आया? 10 लाख रुपए। मतलब समझ रहे हो आप? 100 आपने मेरे को बिल दिए जिसमें 10 लाख की जीएसटी थी और मैंने आपको जीएसटी पे कर दी, ठीक है सर, लेकिन आप यहाँ पे गए जीएसटी पोर्टल पे, जीएसटीआर 1 में आपने 80 बिल चढ़ाए जिसमें 6 लाख की आईटीसी थी। तो अब बताओ भैया कितनी आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें बता रहे हैं, ओके। अब अपन आंसर पे जाते हैं, आंसर क्या बोलेगा भैया? पहले अपन यहाँ पे यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं कि समझो, मैं पहले था 6 लाख रुपए, 6 लाख, सॉरी, हाँ जी, 6 लाख की तो मैं क्लेम कर सकता हूँ आराम से, मतलब 6 लाख रुपए तो मिलेंगे क्योंकि आपने जीएसटी पोर्टल पर भी अपलोड किया हुआ है, ठीक है सर। यहाँ पे अपन लिख देते हैं कितना? 6 लाख रुपए, 6 लाख
आपने जीएसटी पोर्टल पर डाल दिया कि मैंने आपसे सामान खरीदा 6 लाख की जीएसटी मैंने आपको पे की, ठीक है। सर 6 लाख का पूरा 6 लाख रुपए तो मैं आपसे ले सकता हूँ, प्लस 10% ऑफ 6 लाख और ले सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को इतना अलाउडेड है। तो इसका मैं 10% करूँगा, 0.6 लाख हो जाएगा। तो कितना हुआ, 6.60 लाख हो गया यहाँ पे। इतनी आईटीसी में क्लेम कर सकता हूँ, लेकिन एक कंडीशन और देखनी पड़ेगी। एक्चुअल आईटीसी मतलब जो एक्चुअल एलिजिबल आईटीसी थी, मतलब मैंने आपको एक कंडीशन बताई हुई थी यहाँ पे कि भैया जो एक्चुअल एलिजिबल आईटीसी है यहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। तो एक्चुअल कितनी हो रही थी मेरी, 10 लाख रुपए हो रही थी, मतलब 4 लाख और मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। 4 लाख की आईटीसी आपने बताई नहीं है, ठीक है सर। तो कितना हो रहा था टोटल, 10 लाख। तो बधाई हो, 10 लाख की आईटीसी हो रही थी, लेकिन मैं कितनी क्लेम कर सकता हूँ यहाँ पे, 6.60 लाख। ये हमारे प्रोविजन के हिसाब से हुआ, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो 6 लाख तो हम पूरी ले सकते हैं इनके आंसर के हिसाब से, ठीक है सर। 6 लाख तो पूरी ले ली, 4 लाख की हम आपने बताई नहीं है, ठीक है। तो इसका हम 0.6 ले सकते, बोले तो इसका 10% और ले सकते हैं, जिसको ये हुआ 6, ठीक है 0.6। तो ये होता है हमारा 6.6। अब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एलिजिबल आईटी हमारी 10 लाख थी, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये अमाउंट, नहीं है तो ठीक है सर 6.60 की आप ले लो, ठीक है। अब आप अमेंडमेंट देखना पुराना वाला, उसमें फिगर होगा 20% के हिसाब से, ये नोट दे रखे, कोई दिक्कत नहीं। एक और इलिस्ट्रेशन देखते हैं, बहुत अच्छा है ये। मिस्टर अजय रजिस्टर्ड सप्लायर रिसीव करते हैं 100 इनवॉइस इनको मिले, ठीक है सर। वही मेरे को, मतलब मैं अपने आप को ले रहा हूँ यहाँ पे, मिस्टर देख ले, 100 इनवॉइस मेरे को मिले जिसमें कि जीएसटी 10 लाख रुपए है, ठीक है। लेकिन 85 इनवॉइस सामने वाले आप हैं, आपने इनवॉइस GSTR 1 पे चढ़ाए, ठीक है, जिसमें कि 9.5 लाख रुपीज़ की क्या आ रही है, जीएसटी आ रही है, ठीक है सर। अब बताओ क्या किया जाएगा, वही सेम केस है ऊपर वाले जैसे। तो अपन लोग क्या करेंगे समझो, इस केस को जरूर ध्यान से समझना। क्या हुआ, 10 लाख की आईटीसी थी टोटल, ठीक है सर। 10 में से सामने वाले बंदे ने 9.5 लाख की उसने उस पर चढ़ा दी, किस पे, पोर्टल पे, ठीक है सर। तो इसका 9.5 का मैं 100% ले सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल 100% ले सकता हूँ, लैख। ओके सर। अब इसका 10% और ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता, क्योंकि सामने वाले ने हमारे कुछ पैसे चढ़ाए नहीं, तो इसका 10% और ले सकता हूँ। तो ये कितना होगा हम आंसर में ही देख लेते हैं, पॉइंट, एक सेकेंड रुको। हाँ जी सर, ये होगा हमारा 10.45, 10% यहाँ पे लेते हैं, 10.45 हो रहा है, ठीक है सर। हम इतनी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपने इनवॉइस कितने के भूले, आप जीएसटी कितने का भूल गए चढ़ाना, 0.5 लाख की, ठीक है सर। 0.5 लाख, ये हो गया हमारा 10 लाख, ठीक है सर। मैंने आपसे 10 लाख का सामान खरीदा, सॉरी 10 लाख का नहीं खरीदा, जितने का भी खरीदा, 10 लाख जिसपे मैंने जीएसटी पे किया, ओके 10 लाख मैंने जीएसटी पे किया, जिसमें से 9.5 लाख आपने क्या किया, चढ़ा दिया किस पे, जीएसटीआर पोर्टल पे बता दिया कि भैया मैंने परचेस किया। तो 9.5 लाख का तो मैंने ले लिया, ठीक है। 0.5 का आप भूल गए, 0.5 का आप भूल गए, तो मैं कितना और ले सकता हूँ, प्रोविजन बोलता है भैया 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी। आईटीसी कितनी थी, 9.5, ठीक है, उसका 10% मतलब 10.45, इतना आईटीसी में ले सकता हूँ, ठीक है सर। लेकिन दूसरी कंडीशन अपने को क्या देखनी थी कि सर एलिजिबल आईटीसी कितनी हो रही, 10 हो रही है, मतलब टोटल मैं 10 लाख ले सकता हूँ, टोटल मेरे को 10 लाख मिलनी चाहिए थी, इतनी के लिए मैं हकदार था, लेकिन मैंने 10.45 में लेने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मैं ज़्यादा ले रहा हूँ। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, मेरे को प्रोविज़न बोलता है कि सिर्फ आप 10 लाख ही ले सकते हो, ठीक है सर। तो यहाँ पे समझ रहे हो, तो यहाँ पे मैं मिटा के 10% नहीं करूँगा, यहाँ पे सिर्फ 0.5 कर दूंगा, तो यहाँ पे 10 लाख हो जाएगा, ठीक है सर। समझ में आया, यही चीज़ यहाँ पे दे रखी हूँ, एक बार और समझा देता हूँ अगर नहीं समझे हो तो। 9.5 लाख इस आपने जीएसटी पोर्टल पे डाला, मैं पूरा ले सकता हूँ। अब 9.5 लाख का 10% और मैं कर रहा हूँ, अगर मैं 9.5 लाख का 10% करता हूँ तो 10.45 के समथिंग आ रहा है, ठीक है सर। ये प्रोविजन बोलता है कि 10.45 के समथिंग आ रहा है सर, ये लो, ठीक है सर। 10.45 के समथिंग आ रहा है, लेकिन 15 इनवॉइस मैंने चढ़ाए नहीं थे, तो उनका अमाउंट हो रहा था 0.5, ठीक है। मतलब बोले तो 10 लाख तक के लिए मैं एलिजिबल हूँ, तो मेरे को सिर्फ 10 लाख तक ही एलिजिबिलिटी मिलेगी, मतलब मैं 10 लाख ही ले सकता हूँ, इससे ऊपर नहीं ले सकता, ये चीज़ थी। उसके अंदर कुछ भी नहीं है, बाय बाय, ठीक है सर। क्वेश्चन गया
अब अपन कुछ सर्कुलर के ऊपर बात करते हैं। छोटे छोटे सर्कुलर्स इसी से रिलेटेड आए थे। सर्कुलर्स कैसे आए थे समझो, जैसे कि अभी के अभी मई 20 के आपके एग्जामिनेशन कैंसिल हुए, उसके रिलेटेड आईसीआई ने कुछ नोटिफिकेशन इशू किया। ठीक है सर, उसमें बताया गया था कि भैया नवंबर 20 में आपको फिर से एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है, फिल कर देना 2-4-5 दिन में, लास्ट डेट है, जब भी हो देख लेना एक बार। ठीक है सर। और फिर क्या हुआ, फिर से आईसीआई ने FAQ इशू किया। FAQ क्यों इशू किया, क्योंकि बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने जो ये इशू किया, तो आईसीआई या तो क्लैरिफिकेशन दे चीज़ों के प्रति, तो उन्होंने FAQs इशू कर दिया। फिर सर्कुलर लेके आया, फिर एक और नोटिफिकेशन लाया, तो क्लैरिफाई करती है चीज़ों को। ठीक है सर, अगर आपने कुछ अमेंडमेंट डाला, कुछ भी चीज़ किया, तो चीज़ों को क्लैरिफाई करो, क्योंकि सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है, वो आपको मेल करेगा, वो आपको परेशान करेगा, जो भी केस हो। ठीक है, तो उन्होंने इसी केस के से रिलेटेड, सामने वाले को समझ नहीं आ रहा, ठीक है सर, तो इससे रिलेटेड सर्कुलर्स इशू कर दिए गए। सर्कुलर्स में बताया गया भैया, क्लैरिफिकेशन दे दी गई आईसी जीएसटी काउंसिल की तरफ से। क्या क्या दिया गया, अमेंडमेंट है आपके लिए अभी के लिए, पर एक बार रेफर कर लो, कोई इतना लोड लेने की दिक्कत नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नॉर्मल चीज़ें बता रहा है कि द रिस्ट्रिक्शन, अब बोला गया कि द रिस्ट्रिक्शन इज नॉट इम्पोज थ्रू द कॉमन पोर्टल। कॉमन पोर्टल आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर क्लेमिंग क्रेडिट टू एविल आईटीसी ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। मतलब अब जब आप जीएसटी पोर्टल पर डालोगे, तो वो आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा कि आप इतने परसेंट ले सकते हो, उतने परसेंट ले सकते हो, ये आपको करना है, सामने वाला नहीं करेगा। मतलब कॉमन पोर्टल आपसे कुछ नहीं बोलेगा, जितना भरना भर दो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सही तरीके से सेल्फ असेसमेंट करके, खुद एक बार चेक करके कितनी लेनी चाहिए, आप क्लेम कर सकते हो। मतलब कि समझ गए हो, मतलब आप हमारे एग्जाम्पल में आप होलसेलर हो, मैं रिटेलर हूँ, तो मेरे को करना पड़ेगा सेल्फ असेसमेंट कि मेरे को कितनी क्लेम करनी है। मैंने ज़्यादा तो नहीं कर ली, ये हमको जीएसटी पोर्टल कुछ नहीं बताएगा। ठीक है सर। दूसरा क्लैरिफिकेशन क्या बोला कि द रिस्ट्रिक्शन shall be applied only on the invoice or debit note details of which are required by supplier to be uploaded under section 37 of CGST Act. Therefore taxpayer may be avail full ITC in respect of IGST paid on import document issued under RCM, credit received from ISD etc. which are outside the ambit of section 37। मतलब कि ये जो 10% वाली कंडीशन है कहाँ पे लगेगी, सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस जो इशू, इनवॉइस और डेबिट नोट इशू किया है सप्लायर ने अंडर सेक्शन 37। क्या बताता हूँ आपको, इनवॉइस और डेबिट नोट इशू किया गया सेक्शन नंबर 37। अब आपने कहीं से इंपोर्ट किया गया बाहर से, ठीक है सर, आईजीएसटी जिस पे पे की गई, और डॉक्यूमेंट इशूड अंडर आरसीएम, आरसीएम के बेसिस पर डॉक्यूमेंट इशू किया गया, क्रेडिट रिसीव्ड फ्रॉम आईएसडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन पर नहीं लगेगी 10 कंडीशन, या पूरी ले लो इस पर, ठीक है सर। लेकिन इनवॉइस और डेबिट नोट सेक्शन 37 के अंदर इशू किए जाते हैं, सिर्फ उस पर लगेगी ये 10% की कंडीशन, ठीक है सर। तीसरा वाला क्या बोलता है, आईटीसी अंडर रूल 36 सबसेक्शन 4 shall be calculated on total eligible ITC, okay, from supplier against the all supplies whose details have been uploaded by the supplier, therefore the restriction is not on supplier basis। मतलब कि क्या बोला गया, सप्लायर ने जितनी आईटीसी, सप्लायर ने जितनी आईटीसी पोर्टल पर चढ़ा दी, सपोज हमारे केस में आप होलसेलर हैं, आपने जितनी आईटीसी चढ़ा दी कि 20,000 10,000 मैं आपको जीएसटी पे करके गया, आपने कितना 10,000 5,000 जितना भी आपको चढ़ाना है उतनी चढ़ा दी, उसके ऊपर 10% और एक्स्ट्रा ले सकता हूँ। तो ये वही बात बोल रही कि भैया आप उसके ऊपर 10% ले सकते हो, आपको हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, ठीक है सर। आपने जितना चढ़ा दिया उसका ले सकते हैं, हम आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालेंगे, आपके ऊपर, बोले तो होलसेलर के ऊपर, बोले तो सप्लायर के ऊपर। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। चौथे वाले पॉइंट में क्या बोला गया था, कैलकुलेशन वुड बी बेस्ड ओनली ऑन दोस इनवॉइसेस ऑन विच आईटीसी इज अवेलेबल। मतलब कि भैया कुछ इनवॉइसेस थे जिसपे अपने को आईटीसी मिलनी चाहिए थी, उसी पे आप कैलकुलेट करोगे। जैसे कि एग्जेम्प्ट सप्लाई, उस पर तो आईटीसी मिलनी नहीं, क्या उस पर आईटीसी ले सकते हो, नहीं। तो बोला गया कि भैया जो इनवॉइस जिस पे आईटीसी आपको मिलना है, हम उसी पर कैलकुलेट करेंगे आपकी कितनी अवेलेबल है उसका 10%, ठीक है सर। एंड देयरफॉर इनवॉइसेस ऑन विच, आगे लिखा है, ऑन विच आईटीसी इज नॉट अवेलेबल, जिस पर आईटीसी अवेलेबल नहीं है उसके ऊपर हम नहीं करेंगे, ठीक है सर, वुड नॉट बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग। 20% लिखा है यहाँ पे, देखो सर। फिर अमेंडेड टू सब्सिक्वेंट, अमेंडेड टू 10% सब्सिक्वेंटली, मतलब 20% है उसको अमेंड करके 10% ठीक कर दिया, ठीक है सर, ये लिखा गया है। 5वें पॉइंट में क्या लिखा गया है, द अमाउंट ऑफ आईटीसी
in respect of invoice or debit note whose details have not been uploaded shall not exceed 20%, 10%, ठीक है, of eligible ITC in respect of invoice debit notes which have been uploaded by the supplier, ठीक है, on the due date of filling GSTR 11111, ठीक है। क्या बोला गया समझो, आप आपने कितना 10,000 रुपये बढ़ा दिया, इसका मैं 10% ले सकता हूँ, ये लिखा गया है। अब ये कब तक ले सकता हूँ, कैसे ले सकता हूँ, बता दिया गया। मान के चलो जनवरी मंथ है, जनवरी मंथ का आपने पढ़ा हुआ रिटर्न जाता है GST, अरे GSTR1, GSTR1 जाएगा, ओके सर। कब तक जाएगा, 11 फेब, एक महीने बाद ही जाएगा ना, जनवरी में जितनी सेल हुई उसको फेब में जाएगा ना, 11/2/20, ठीक है सर। जनवरी की सेल थी, GSTR1 11/2/20 को जाएगा, मतलब जनवरी के जो भी ITC अपने को लेना है फेब के 11 तारीख के बाद हम ले सकते हैं, मतलब एक महीने बोले तो जनवरी के तो फेब में आप ले सकते हो, फेब के तो मार्च में, मतलब अपने को सिर्फ रिटर्न की टाइम डेट दे रखी है कि 11 के बाद आप ले सकते हो, लेकिन इससे पुरानी नहीं ले सकते कि भाई दिसंबर की ले लो, या फिर और पहले की ले लो, नहीं ले सकते, ठीक है सर। तो अपना जो मंथ है उसका ले सकते हैं, जो मंथ चला गया उसका आप ले सकते हो, मतलब कि जो उनसे रिटर्न भरना है, ठीक है सर, वो बात बोल रहा है यहाँ पे। कहाँ गया, ये दे रखा होगा भैया, ड्यू डेट पे ऑफ फिलिंग ऑफ GSTR1 की जो ड्यू डेट होगी 11 तारीख, उसके बाद से आप ले सकते हो, सेम टू सर्टन GSTR2 है, ठीक है सर, शोइंग ITC, ठीक है सर। वो चीज़ बोल रहा है कि भैया एक महीने की, जनवरी को तो फेब में ले सकते हो, फेब की तो मार्च में, मतलब कि जो रिटर्न की डेट रहती है उस डेट पे आप ले सकते हो। उनका एग्जाम्पल भी दे रखा हुआ है भैया, जनवरी 20 का 11/2 फेब को इसकी रिटर्न की डेट थी, ठीक है सर। लास्ट वाली ITC ऑफ इनवॉइस डेट, ओके, वही चीज़ दे रखा है, ठीक है सर। अब आगे पॉइंट पे अपन बात करते हैं। दूसरा आया रिस्ट्रिक्शन ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ ITC। हम ITC का यूटिलाइजेशन कब नहीं कर सकते, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दे रखी हुई है भैया। इन्होंने क्या दे रखा है, ए न्यू रूल 86A, a new rule 86A has been inserted in the CGST rule to empower the commissioner or officer not below the rank of assistant commissioner authorized by him to impose restriction on utilization of ITC available in the electronic credit ledger if he has reason to believe that such ITC have been fraudulently availed or is ineligible। मतलब कि भैया कमिश्नर साहब या फिर उसके ऑफिसर हैं बिलो द नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे की रैंक के नहीं होना चाहिए। अगर उनको लगता है आप फ्रॉड तरीके से ITC ले रहे हो तो आपको ITC पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा कि आप नहीं ले सकते। तो वो फ्रॉड तरीके क्या होगा, किन किन केस में है वो बता दिया गया है। रिस्ट्रिक्शन क्या इम्पोज की गई, ITC हैव बीन एबल्ड ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स इनवॉइस और वैलिड डॉक्यूमेंट। आपने टैक्स इनवॉइस इशू कर दी, कब इशू कर दी है, इशूड बाय नॉन एग्जिस्टेंट सप्लायर, इशूड बाय नॉन एग्जिस्टेंट। सपोज करो मैंने GST में रजिस्ट्रेशन लिया था फिर बाद में कैंसिल करा दिया, कैंसिल कराने के बाद मैं इशू कर रहा हूँ अपने GST नंबर पे आपको, तो आप ITC नहीं ले सकते, ठीक है सर। और वाई पर्सन नॉट कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब मैं इंदौर में बैठा हुआ हूँ, मेरे को इंदौर रजिस्टर्ड किया हुआ था मैंने GST पोर्टल पे, लेकिन मैं इंदौर से प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मतलब मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस, रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इंदौर है, मैं और कहीं से वर्क कर रहा हूँ, तो मैं आप ITC नहीं ले सकते, ठीक है सर। विदाउट रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, मतलब मैंने आपको कुछ सामान बेचा ही नहीं और आप ITC ले रहे हो तो भैया कमिश्नर और उसको पता पड़ेगा, उसको ऑफिसर को, तो वो भैया रिस्ट्रिक्शन कर देगा कि आप अब नहीं ले सकते। द टैक्स इन रिलेशन टू विच हैज़ नॉट बीन पेड टू गवर्नमेंट, मतलब मैंने आपको सेल किया 1 लाख का, आपने मेरे को सेल वापस कर दिया, मतलब समझ रहे हो, मैंने आपको सेल किया 1 लाख का, फिर आपने मेरे को सेल कितना कर दिया, 1 लाख, ऐसे कुछ चल रहा है, मतलब कि गवर्नमेंट तक हम लोग टैक्स पे ही नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरे से ITC ले रहे हैं या फिर कोई अदर केस है फ्रॉड कर रहे हैं, गवर्नमेंट तक टैक्स पहुंच ही नहीं रहा है, समझ रहे हो, तो उस केस में भी रिस्ट्रिक्शन डाल दी जाएगी। और दूसरी चीज क्या बोला है, रजिस्टर्ड पर्सन अवेल करता ITC हैज बीन फाउंड नॉन एग्जिस्टेंट, रजिस्टर्ड पर्सन जो क्लेम कर रहा है वो है ही नहीं है, और नॉट टू बी कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, भैया रजिस्टर्ड पर्सन जो क्लेम कर रहा है वो है ही नहीं है और बिजनेस को कंडक्ट नहीं कर रहा है, कहाँ से, अपने रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से। बोले तो अब आपकी बात आ गई, मतलब कि आप अभी तो मैं सप्लायर था, आप रिसिपेंट है, आप ITC क्लेम करो तो आपका ही, आप एग्जिस्टेंस में नहीं है या फिर आपका रजिस्टर्ड प्लेस से आप वर्क नहीं कर रहे हो। तीसरी चीज़ है रजिस्टर्ड पर्सन एवेलिंग ITC, मतलब आपकी बात की जा रही है,
इज नॉट इन पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और वैलिड डॉक्यूमेंट, मतलब आप आईटीसी ले रहे हो लेकिन आपके पास कोई टैक्स का इनवॉइस नहीं है और वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको रिस्ट्रिक्शन कर दिया जाएगा, आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, आप आईटीसी नहीं ले सकते। इफ द आईटीसी, अब आगे लिखा है कि भैया इफ द आईटीसी इज सो एविल्ड, अगर आपने ले ली, द रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड बाय नॉट अलाउंग सच आईटीसी टू बी यूज्ड फॉर डिस्चार्जिंग एनी लायबिलिटी। अगर आपने आईटीसी ले ली तो भैया रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि आपकी जो लायबिलिटी बन रही सेक्शन 49 के अंदर, और नॉट अलाउइंग टू रिफंड ऑफ एनी अनयूटिलाइज अमाउंट ऑफ आईटीसी, मतलब आपको तो वो जो पैसा आप यूटिलाइज कर रहे हो तो सेक्शन 49 के अंदर पेमेंट वगैरह दे रखा हुआ है कि अपने को कहाँ कहाँ पेमेंट कर सकते हैं आईटीसी का, वो सारी चीज़ें हैं, कैसे कर सकते हैं वो सारी चीज़ें, तो आप पेमेंट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ है कि आप अनयूटिलाइज अमाउंट है तो उसको रिफंड नहीं होगा, समझ रहे हैं। और ये रिस्ट्रिक्शंस 1 साल तक के लिए डाल सकता है ऑफिसर, ये जो रिस्ट्रिक्शन है 1 साल तक के लिए ऑफिसर आपके ऊपर डाल सकता था, ठीक है सर। अगर उसको लगा कि ठीक है अब आप कुछ गड़बड़ नहीं करोगे तो वो रिस्ट्रिक्शन हटा भी सकता है, उसकी इच्छा है, ठीक है सर। ये थे हमारे अमेंडमेंट, और अपन अब आगे बढ़ते हैं। अमेंडमेंट इन रूल 43 ऑफ द सीजीएसटी रूल which prescribes the manner of determination of ITC in respect of capital goods and reversal thereof in certain cases। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो सर जी आपने टीसी टीएम टीआर फलाना ठिकाना वो फॉर्मूला पढ़ा होगा आईटीसी चैप्टर में, एग्जाम सप्लाई निकालने के लिए फलाना फलाना वो सारी चीज़ें, ठीक है सर। तो उससे उसके रिगार्डिंग एक छोटा सा अमेंडमेंट है, वो अपने को देखना है, समझना। आपने ए करके पढ़ा होगा भैया, ए किसको कहते हैं, ठीक है सर। टीसी टीएम वगैरह वगैरह एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ई अपॉन में एफ करके ऐसे करके, ठीक है सर, वो वाले फॉर्मूले पढ़े होंगे अपन ने, ओके। उसके रिगार्डिंग छोटा सा अमेंडमेंट आया हुआ, तो समझो क्या बोला गया। सबसे पहले आप जो ए निकालते हो, सबसे पहले ए निकालते हो, नहीं पढ़ा तो चैप्टर एक बार पढ़ लो, उसके बाद आके अमेंडमेंट पे आना, नहीं तो समझ नहीं पाओगे, ठीक है सर। ए के अंदर क्या चीज़ होती है, सबसे पहले भैया सारी सप्लाई आती है, टैक्सेबल ले लो, नॉन टैक्सेबल ले लो। इसमें बता दिया गया भैया ए के अंदर क्या आता है, देखो टैक्सेबल ले लो, ठीक है, जीरो रेटेड ले लो, एग्जेम्प्ट ले लो, ठीक है सर। ए के अंदर जाके लिख लो क्या ले लो, टैक्सेबल ले लो, एग्जेम्प्ट वाली ले लो ए के अंदर, ओके सर। और क्या लेना है, इसके 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 इसके, ठीक है। अब और दूसरी चीज़ ए, मैं आपको थ्योरेटिकल तरीके से बता रहा हूँ, इसमें क्या है भैया, एग्जाम सप्लाई भी ले लो, और क्या लेना है अपने को, टैक्सेबल सप्लाई ले लो जिसको जीरो रेट पे बोलते हैं। कौन सी वाली लेना पड़ेगा इसके अंदर अपने को, कौन सी वाली लेना पड़ेगा, पहले एग्जाम सप्लाई थी, ठीक है सर, फिर हमारी हो गई क्या, टैक्सेबल सप्लाई, ओके सर। ऐसी वाली सप्लाईज होती हैं तो वो अपने को ए के अंदर लेना पड़ेगा। तो सर जी आपने पढ़ा होगा टी सी, ठीक है सर, टी एम टी आर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो वो अगर वो फॉर्मूला अगर नहीं पढ़ा तो एक बार वो पढ़ो, उसके बाद आके ये अमेंडमेंट ड्राफ्ट कवर करो, ठीक है सर। तो सर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारी कौन कौन सी सप्लाई होती है, फिर अपन समझते हैं। एक होती है हमारी टैक्सेबल सप्लाई जिसपे जीएसटी लगता है, एक होता है हमारी एग्जेम्प्ट सप्लाई, ठीक है सर। एग्जेम्प्ट बोले तो जिसपे हम जीएसटी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। फिर क्या होती है, पहले एग्जेम्प्ट थी अब आके टैक्सेबल हो गई, ठीक है सर। पहले एग्जेम्प्ट थी, अब अभी भी क्या होगा, पार्टली टैक्सेबल है पार्टली एग्जेम्प्ट है, पार्टली टैक्सेबल और प्लस करके लिखते हैं अपन, एक सेकेंड, हाँ, पार्टली टैक्सेबल थी और पार्टली एग्जेम्प्ट हो गई। ये वाली हमारी सप्लाईज रहती है। अब जीरो रेटेड कहाँ आती है, टैक्सेबल के अंदर आ जाती है जीरो रेटेड। नॉन बिजनेस वाली कौन सी आएगी, वो एग्जेम्प्ट के अंदर आ जाएगी, ठीक है सर। ये वाली चीज़ें होती थी। अब इसका क्या करेंगे, ए आपने नाम सुना होगा, ए करके जब आप लिखते हो सबमिशन ऑफ ए वगैरह वगैरह, ए के अंदर कौन सी सप्लाईज हम लोग लिखेंगे, टैक्सेबल लिखेंगे, एग्जेम्प्ट लिखेंगे, ठीक है सर। और क्या लिखेंगे, पहले एग्जेम्प्ट थी, पहले एग्जेम्प्ट थी, अब हो गई हमारी टैक्सेबल, मतलब कुल मिला के सारी वाली लिख देंगे। पहले एग्जेम्प्ट थी, अब हमारी हो गई पार्टली टैक्सेबल प्लस पार्टली एग्जेम्प्ट, ओके सर। ऐसा करके हम लोग ए के अंदर ऐड करके सब कुछ लिख देंगे। अमेंडमेंट कहाँ है मैं बताता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको पता है, एजम्पशन ले रहा हूँ, ये चीज़ पता है आपको। ए जब अपन बनाते हैं, ठीक है सर, इन सबको टैक्सेबल एग्जाम सारी सप्लाई इसको लिख लेते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ये डाल देते, ईसीएल के अंदर हम ये डाल देते, ठीक है, जितना भी आया, ठीक है सर। अब ये जो एग्जेम्प्ट वाली थी, ये वाली एग्जेम्प्ट थी, पहले 1 साल एग्जेम्प्ट थी, उसके बाद हमने टैक्सेबल मान लिया। सपोज करो अपन ने कोई कुछ गुड्स है, कुछ भी सप्लाई समझ लो 1 लाख रुपए की थी, ठीक है सर।
पहले अपन ने किसके लिए यूज़ किया, कैपिटल गुड्स थी, सॉरी कोई कैपिटल गुड्स थे, मशीन थी। पहले हमने एग्जाम सप्लाई 1 साल के लिए यूज़ किया, जिसके हम एवरेज 5 साल की लाइफ मानते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके कितना 20% का डेप्रीशिएशन माना जाता है पर ईयर, ठीक है सर। 5% पर क्वार्टर होगा ना, 20% पर ईयर, ठीक है सर। 1 लाख का कोई एसेट था तो 1 साल कहाँ यूज़ किया, एग्जाम के लिए। कितना हुआ उसका आईटीसी, 20,000 रुपये, बाकी कितना बचा, 80,000। तो पहले के केस में क्या करते थे, जो एग्जेम्प्ट वाली होती थी ना, 5-5% के क्वार्टर से हम माइनस करते थे, तो और यहीं से माइनस करते थे। कहाँ, इसमें से हम लोग माइनस कर देते थे। बताता हूँ, यहाँ पे जो भी आएगा उसमें से अपन एग्जेम्प्ट वाली जो रहती थी हम उसको माइनस कर देते थे, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले जाते थे। लेकिन अब क्या अमेंडमेंट हुआ कि जो इन एलिजिबल वाली हमारी सप्लाई होगी, बोले तो एग्जेम्प्ट वाली, और अब टैक्सेबल हो रही है। एग्जेम्प्ट वाली थी पहले, अब हो रही है टैक्सेबल वाली। तो इसको क्या करेंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे 5-5% का माइनस करते हुए पर क्वार्टर। अब इसको ले जाके आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ओटीएल के अंदर इसको हम डाल देंगे। बात समझना, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के अंदर डाल दो तो मतलब इतना हमें पे करना है, ठीक है सर, और इतना हमको मिल जाएगा। समझ रहे, तो बात वही पड़ी, यहाँ से कान पकड़ो चाहे यहाँ से, अपने लिए वही कंसेप्ट है, समझना। प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट है, बस हमारे लिए अमेंडमेंट समझना है कि क्या अमेंडमेंट है और हमारे एप्लीकेशन के, हमारे एग्जाम के हिसाब से। पहले क्या करते थे अपन, सारी की सारी उठा के हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डाल देंगे। जो बची एग्जेम्प्ट वाली जो थी, एग्जेम्प्ट वाली जो थी अब जो टैक्सेबल हो चुकी है, उसको उठा के हम आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में डाल देंगे, तो हमारे हिसाब से काम हो गया, ठीक है सर। लेकिन इस वाली अंदर, ए के अंदर ये वाली ऐड मत कर देना, ए जो मैं बता रहा हूँ, ए के अंदर ये जो ऐड मत कर देना। कौन सी वाली, ये वाली। तो सर जी आपने टी सी टी आर टी ई एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसा करके कुछ भयानक वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग में थोड़ा सा एक अमेंडमेंट आया हो, वो अपने को देखना है। तो सर जी समझो, आपने पढ़ा था कि क्या एक होता है, क्या होती है हमारी, एक होती है टैक्सेबल सप्लाई होती है, ठीक है सर। एक होती है कौन सी हमारी, एग्जेम्प्ट सप्लाई, ठीक है सर। अब एक होती है हमारी कौन सी सप्लाई, पहले एग्जेम्प्ट थी, अब हो गई हमारी वह टैक्सेबल, ओके। और क्या पढ़ा है अपन ने, ठीक है सर, और एक अपन ने ये पढ़ा हुआ, पहले एग्जेम्प्ट थी, अब पार्टली पार्टली टैक्सेबल हो गई, पार्टली एग्जेम्प्ट हो गई। ये वाली हमने पढ़ा हुआ है। टैक्सेबल के अंदर हम लोग क्या लिख लेंगे, टैक्सेबल के अंदर हम लोग जीरो रेटेड वाली भी इंक्लूड करेंगे, और एग्जेम्प्ट के अंदर हम लोग कौन सी वाली मान लेते हैं, नॉन बिजनेस वाली। ये 4 तरीके की सप्लाई हो रही है, ठीक है सर। तो अब जब एक फॉर्मूला बनाते थे ए करके आप ये फॉर्मूला बनाते थे, नहीं पढ़ा तो भाई साहब पढ़ लो ये फॉर्मूला, उसके बाद जाके आप ये अमेंडमेंट वीडियो देखना तो आपके काम पे आएगी। ए इज इक्वल्स टू टैक्सेबल जो सप्लाई होगी वो, और प्लस कर देंगे हमको एग्जेम्प्ट वाली सप्लाई, ठीक है सर। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे शांति रखना। और एक ए फिर से बनाएंगे सेम, इसमें हम लिखेंगे पहले क्या था, पहले एग्जेम्प्ट था, अब मिक्स वाली सप्लाई हो रही है, पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेम्प्ट वाली हो रही। पहले ये एक ही सर्विस थी, क्या थी पहले, क्या थी ये एग्जेम्प्ट थी, अब जाके पार्टली टैक्सेबल हो रही है और पार्टली एग्जेम्प्ट हो रही है, एक ए ये बन जाएगा, ठीक है सर। अब ये आपने पढ़ा हुआ था, अब समेशन ऑफ ए क्या करेंगे हम, इन दोनों को ऐड कर देंगे, समेशन ऑफ ए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड, ए प्लस ए, ठीक है सर। तो ये बनेगा हमारा टीसी, समेशन ऑफ ए प्लस ए इज इक्वल्स टू टीसी, ये बना। भयानक सा दिख रहा होगा, शांति रखो जरा, समझाता हूँ। देखो सर, पहले बोला गया है, क्या बोला गया, अभी जो कैपिटल गुड्स के ऊपर जो आईटीसी आई हुई है, जो आप टैक्सेबल सप्लाई करोगे, जिसको अपन मान लेंगे एक और जीरो रेटेड इसी के अंदर मैंने मान के चला अपने एग्जांपल में, ठीक है सर। आप फिर एग्जाम सप्लाई करते हो, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए भी करते हो, उसको हम डिनोट करेंगे किससे, ए से, उसको डिनोटेड बाय ए कर दिया, ए के बन गया हमारा टैक्सेबल प्लस एग्जाम का ए के बना दिया, ठीक है सर। अब आगे की लाइन में बढ़ाऊंगा, ठीक है सर। उसके बाद दूसरी चीज़, दूसरा ए फिर से बनाना है अपने को, उसके अंदर क्या लिखना है अपने को भैया, जो नॉन बिजनेस पर्पस बोले तो एग्जेम्प्ट सप्लाई वाली थी पहले, अब एग्जेम्प्ट सप्लाई और एज वेल एज टैक्सेबल सप्लाई करते हो, या फिर जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, पहले एग्जेम्प्ट थी अब टैक्सेबल है, या फिर
या फिर जीरो रेटेड वाली कर रहे हो, ठीक है सर, उसको दूसरे ए से डिनोट कर दो। तो भैया हमने कर दिया, क्या किया, पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जाम्प्ट वाले को ए से डिनोट कर दिया, ए से डिनोट कर दिया टैक्सेबल वाले को, और ई वाले को बोले तो एग्जाम्प्ट वाले को। अब सबमिशन मतलब इन दोनों का जोड़ ए प्लस ए, इसको बोलते हैं अपन टीसी, क्या बोलते हैं टीसी। तो अब जो ए प्लस ए आया बोले तो सबमिशन ऑफ ए आया, बोले तो टीसी आया, इसको अपन इससे लेते ब्लैक कलर से, इसको उठा के ईसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डाल दो, ई सी एल इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आप इसको डाल दो, आप इसकी क्रेडिट ले लो, ठीक है सर। अब एक बचा था, क्या बचा था, ये वाला, मैंने तीन चीज़ तो कवर कर दी, टैक्सेबल हमारी हो गई, ये टैक्सेबल हो गई, ये एग्जाम्प्ट हो गई, ये एग्जाम्प्ट हो गई, ठीक है सर। एग्जाम्प्ट थी अब टैक्सेबल हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला हो गया है हमारा पार्टली एग्जाम्प्ट पार्टली टैक्सेबल वाला, ये वाली बच गई, कौन सी, पहले एग्जाम्प्ट थी अब टैक्सेबल हो गई, बताता हूँ, हाँ जी, ये वाली भी हमारी हो चुकी है, ये वाली भी हो गई है, ठीक है, कहाँ हुई है, ये वाली, ये रही, पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जाम्प्ट वाला काम हो गया हमारा, ये रही, ठीक है सर। बची कौन थी, पहले एग्जाम्प्ट थी अब टैक्सेबल हो गई, पहले एग्जाम्प्ट थी अब टैक्सेबल हो गई। अब एग्जाम्प्ट थी पहले मतलब एक कोई कैपिटल गुड्स था, एक मशीन थी, पहले एक साल के लिए मैंने 1 लाख रुपए की थी, उस पर 1 लाख का जीएसटी था, ठीक है, ये तो मैंने उसको एक साल के लिए एग्जाम पर्पज के लिए यूज़ किया, अब उसको मैं टैक्सेबल के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो 5% के क्वार्टर के हिसाब से, ऐसा मैं एजम्पशन कर रहा हूँ, आपने पढ़ा है कि 5 साल किसी भी एसेट की लाइफ होती है, 5% पर क्वार्टर माइनस करते करते हुआ जाओ, मतलब एग्जाम के लिए यूज़ किया 1 साल, तो 5 5 5 5 कितना 20% हो गया, तो 20% अपन छोड़ देंगे, 1 लाख में से आईटीसी कितने की थी, 1 लाख की थी, माइनस कर दो 20%, बचा कितना, 80,000, 80,000 की मैं आईटीसी ले सकता हूँ, ठीक है सर, ये चीज़ है। तो ये चीज़ क्या था पहले, पहले का बता रहा हूँ, 80,000 की जो आईटीसी आई, पहले एग्जाम था अब टैक्सेबल हुआ, जो 5 5 5% से कम करते थे, तो हम जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डाल रहे हैं ना, यहीं से पहले ही माइनस कर देते थे, जो टीसी आया इसमें से हम लोग माइनस कर देते थे, क्या, जो हमारी जो एग्जाम थी अब वो एग्जाम्प्ट वाली थी, अब जो कौन सी हो गई है टैक्सेबल वाली, उसमें से माइनस करके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डाल देते थे, ये हमारा पुराना अमेंडमेंट था, हमारा मतलब पुराना लॉ था, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब जो एग्जेम्प्ट वाली है, अब जो टैक्सेबल हो रही है, अब जो एग्जेम्प्ट वाली थी अब जो टैक्सेबल हो रही है, टैक्सेबल को तो हम यहाँ पे लिख देंगे सर, ठीक है, यहाँ पे हो गया, ए प्लस ए के अंदर हमारी टैक्सेबल आ जाएगी, लेकिन जो एग्जेम्प्ट थी 20,000 की, उसको हम डायरेक्टली आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के अंदर डाल देंगे, समझो मैं क्या कह रहा हूँ, हमारी 1 लाख रुपए की जीएसटी थी, आईटीसी था, ठीक है सर, 20,000 की मैंने क्या किया, क्या एग्जाम सप्लाई के लिए यूज़ किया, अब बचा कितना, 80,000 रुपये, 80,000 रुपये को मैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, पहले क्या करता था, डायरेक्टली 1 लाख में से 20,000 माइनस का कितना, 80,000, तो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डाल देता था। अब क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली डायरेक्टली 1 लाख रुपए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डालूंगा, ई सी एल में, और 20,000 रुपये आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के अंदर में डाल दूंगा। इतना सा अमेंडमेंट आया छोटा सा, ठीक है, और उसके आगे की चीज़ मैं बता देता हूँ क्या दे रखा हुआ है, ठीक है सर। अब ये वाली चीज़ जो टैक्सेबल थी वो यहाँ इन दोनों में से कवर कर दी अपन ने, कहाँ कर दी, यहाँ पे ले लो आप, ठीक है सर, समझ रहे हो सर, ये येलो कलर से बता रहा हूँ, ये वाली टैक्सेबल अपन ने कवर कर ली, ये रही, ठीक है, एग्जाम वाली कवर कर ली, ये कर ली, ये वाली टैक्सेबल टैक्सेबल बोले तो पूरी उठा लेना, यहाँ पे ही कवर कर दो, ठीक है सर। ये पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जाम, पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जाम, पहले एग्जाम थी अब पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जाम है, तो वो अपन ने यहाँ पे कवर कर ली, ठीक है सर, ठीक है। अब सर जी समझो, यहाँ पे जो मैंने 1 लाख रुपए यहाँ पे जो मैंने पे ज़्यादा कर दिया, इसके अंदर क्या एग्जाम्प्ट वाली भी इंक्लूडेड थी, तो अब इसका क्या किया मैंने, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ये ऊपर की उठा के अलग से डाल दी, ठीक है सर, इतना आपका हो गया काम, ये अमेंडमेंट था हमारा, ठीक है सर। अब क्या बचा, ई जो बचा हुआ मतलब कि अब जो पार्टली टैक्सेबल पार्टली ये जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो पार्ट ये चलो पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जाम्प्ट वाली इसके अंदर आ चुकी है। अब इसमें से क्या अपन एग्जाम वाली अलग करेंगे, उसको हटा देंगे, उसके लिए फॉर्मूला सेम एज इट इज है जो आपने पढ़ा था वही चीज़ है, यहाँ तक का छोटा सा अमेंडमेंट आया हुआ था, तो वो पहले आप अमेंडमेंट देख लो सर, क्या बोला गया है अमेंडमेंट के अंदर, कि भैया जो टैक्सेबल अप्लाई करते हो, ठीक है सर, नॉन बिजनेस पर्पज के लिए एग्जाम के लिए कर रहे हो, ठीक है सर, उसको आप ए से डिनोट कर दो, कर दिया, फिर दूसरी लाइन में क्या बोला गया, ए से फिर से दूसरी चीज़ को डिनोट करो, क्या डिनोट करो, पहले हम करते थे एग्जाम पर्पज के लिए,
ठीक है सर। अब हम एग्जाम्प्ट के पर्पस के लिए एज वेल एज टैक्सेबल पर्पस के लिए कर रहे हैं, ठीक है सर। तो उसको ए से डिनोट कर दो। अब जो ए और ए दोनों, ये जो ए और ए आ गए, इसको ऐड कर दो, समेशन कर दो। समेशन का मतलब होता है ऐड, उसको हम बोल देंगे टी सी। इधर रखा हुआ टी सी, ठीक है सर। अब ठीक है सर। और ये जो बीच की जो लाइन दे रखी है इन एलिजिबल क्रेडिट, मतलब कि पहले हम एग्जाम के लिए यूज कर रहे थे, अब हम टैक्सेबल के लिए यूज कर रहे हैं। तो टैक्सेबल वाली तो आपने इन दोनों ए में से ऐड कर ली, मतलब इस वाले ए में तो ले ली होगी टैक्सेबल, मतलब 1 लाख रुपए की अगर आपने कैपिटल गुड ली थी तो 20,000 रुपये हमने पहले यूज एग्जाम के लिए किया होता, अब 80,000 अपने को लेना, ठीक है। तो आपने 1 लाख रुपए तो यहाँ पे ले लिया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, ये दो ए को ऐड कर दो, ठीक है सर। अब आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में 20,000 रुपये यहाँ पे बचा हुआ, वो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर दो 5-5% के हिसाब से। उन्होंने क्वार्टर वही चीज़ बता दिया कि भैया ये आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में आप ऐड कर दो, ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ए, जो ए दे रखे हुए तो वो आप डाल दो, ठीक है सर। अब क्या होगा, अब ये जो टीसी है, यहाँ तक हमने कवर कर लिए चारों पॉइंट, ठीक है सर। टीसी कहाँ से निकल गया, ए प्लस ए, ठीक है सर, हमारा टीसी आ गया, ये आ गया हमारा टीसी। अब आपको पता है कोई भी एसेट की लाइफ 60 महीने होती है, 5 साल होती है, ठीक है सर। ये दे रखा हुआ है 60 महीने 5 साल होती है। तो अब ये जो हमने ए प्लस ए डाला, ये पूरा था, मतलब हमारी कैपिटल गुड्स की जो एसेट थी, कैपिटल गुड्स की जो भी जीएसटी थी, पूरा डाल दिया अपने, पूरा डाल दिया, पूरे जितना अपने को आया था, मतलब 5 साल की, ठीक है सर। अब जो टीसी है ये 5 साल का है, अपने को एक महीने में अपने को हर एक महीने काउंट करना पड़ता है, ठीक है सर, कैलकुलेट करना पड़ता है आईटीसी कितना लेना हर महीने की। तो 60 से डिवाइड कर दोगे तो इसको हम बोलते हैं क्या, टीएम। कुछ नहीं, खाली नाम है, टी कैपिटल में और एम छोटा सा स्मॉल वाला। तो टीसी को डिवाइड करेंगे 60 से तो एक महीने का हो गया टीएम, इसको हम बोलते हैं टीएम। एक महीने की आईटीसी आ चुकी है, जिसमें कौन सी इंक्लूडेड है, मिक्स वाली भी इंक्लूडेड। कौन कौन सी हो गई भैया, रफ करता हूँ मैं आपको फिर बताता हूँ, ठीक है सर। मैं हाईलाइटेड पोर्शन रफ कर रहा हूँ, कुछ भी रफ नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है सर। ये रहा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी है सर, येलो कलर से बताऊंगा। टैक्सेबल है, जी हाँ। एग्जेम्प्ट है, जी हाँ। ठीक है सर। पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जेम्प्ट है, इसका नाम दिक्कत क्या रही, पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्ट। कोई कैपिटल गुड पहले 1 लाख का था, दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई 1 लाख का था, अब उसको क्या कर रहा हूँ मैं, उसकी आईटी से 1 लाख की थी, अब उसको मैं पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जाम दोनों के लिए यूज कर रहा हूँ। तब उसको अपने को रेशियो के बेसिस पर डिवाइड करना पड़ेगा कि भैया एग्जैक्ट बताओ एग्जाम्प्ट वाला कितना लेंगे, ठीक है सर। हमने इसको टीएम जो आया हमारा, ठीक है सर, टीएम कहाँ से आया हमारा, टीसी, टीसी कहाँ से आया, यहाँ से आया, टीसी कहाँ से आया, ए प्लस ए प्लस ए, ये चार चीज़ें, ठीक है सर। ओके, हमारा टीएम आ गया। ओके सर। अब टीएम जो आया ये एक महीने का दे रखा हुआ है, इसके अंदर पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्ट भी इंक्लूडेड है, और हमारे पास टैक्सेबल वाली भी है। अब इसको फॉर्मूला लगाएंगे क्या, टीएम का इंटू करेंगे एग्जेम्प्ट वाली, हमारे पास एग्जेम्प्ट का कितना, हमने एग्जेम्प्ट सप्लाई की, और नीचे लिखेंगे एफ एफ बोले तो टोटल टर्न ओवर, ठीक है सर। ये आपका फॉर्मूला दे रखा हुआ है, टी ई इजिकल्स टू दिस दिस, ठीक है सर। और इस फॉर्मूले को हम क्या बोलेंगे, टीई। अब एक चीज समझो, टीएम अगर हमारे पास पुराना डला हुआ है, टीएम अगर हमारे पास पुराना और कोई सा भी है तो टी आर बोलते हैं उसको, टी समेशन ऑफ टीएम। अगर हमारे पास पुराना कुछ है और पहले की आईटीसी वगैरह जो भी करना है, तो समेशन ऑफ टीएम, ये समेशन का साइन है, टेढ़ा टेढ़ा एम, ठीक है सर, इसको समेशन का साइन बोलते हैं। समेशन ऑफ टीएम इक्वल्स टू टीआर बोलते हैं, ठीक है सर। तो अब ये जो टीआर है, टीआर उठा के यहाँ पे पटक दो, समझ रहे हो, टीआर पहले की कोई आईटीसी वो भी ले लिया अपन ने उसको, टीआर हमारे पास आईटीसी हो गई, टोटल आईटीसी, ठीक है सर। इसमें एग्जाम वाली अपने को निकालना है, फॉर्मूला आता है, अच्छे से आता है आपको, ठीक है, बट एक बार समझा रहा हूँ। एग्जाम वाले का टर्नओवर और टोटल टर्नओवर एफ से डिनोट करते हो, तो हमारी टीई होगी, टीई क्या होगी भैया, एग्जाम वाली जितनी भी हमने आईटीसी है वो वाली हमारी आ चुकी है। अब एक छोटा सा इन्होंने क्या किया है, जो एक क्लॉज में दे रखा था, क्लॉज एफ में दे रखा था कि जो टीआर है, टीआर को इन्होंने डिफाइन किया था क्लॉज एफ के अंदर, क्लॉज एफ, क्लॉज एफ के अंदर टीआर को डिफाइन किया था, वो हटा दिया गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे टीआर रखना चाहो टीआर रख दो, टीएम रखना चाहो टीएम रख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको टीआर तो है फॉर्मूले में, लेकिन इनका जो जहाँ पे इसको दे रखा हुआ है उसको ओमिट कर दिया, वो क्लॉज हटा दिया, लेकिन इन्होंने फॉर्मूले में क्या दे रखा है अपने को,
TR दे रखा हो तो अपने को TR ही लिखना है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पहले से आती थी। तो कंक्लूजन दे दूँ एक चीज़ का, सिर्फ एक कंक्लूजन देना चाह रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें उम्मीद कर रहा हूँ आपको पहले से आती हैं। अगर नहीं आती तो एक बार जाके लेक्चर्स देखो, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ के अमेंडमेंट देखना। क्या था अमेंडमेंट भाई? भैया आपको सारी की सारी समराइज कर रहा हूँ, सारी की सारी भैया, चाहे टैक्सेबल करो, जीरो रेटेड करो, एग्जेम्प्ट सप्लाई करो, नॉन बिजनेस करो, बिजनेस करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी की सारी ITC आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डाल दो। ठीक है सर, वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है। क्या बोला गया है? एग्जेम्प्ट सप्लाई, पहले एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे थे, अब एग्जेम्प्ट सप्लाई प्लस टैक्सेबल सप्लाई करते हो, या फिर जीरो रेटेड करते हो, या फिर नॉन बिजनेस पर्पज से करते हो। ठीक है सर, उसको उठा के अपने को कहाँ डालना है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लीजर में डाल दो। ठीक है सर। अब एक चीज़ आई, क्या आई कि भैया पहले एग्जाम पर्पज के लिए यूज़ करते थे, अब टैक्सेबल पर्पज के लिए यूज़ कर रहे हैं। वो टैक्सेबल पर्पज के लिए यूज़ कर रहे हैं मतलब टोटल टोटल तो हमने इसके अंदर ही डाल दिया। ठीक है सर, पहले ही डाल दिया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, लेकिन जो पहले एग्जाम पर्पज के लिए जो यूज़ कर रहे थे उसको 5% से डिडक्ट करो, 5% से डिडक्ट करो, जितना भी अपन ने यूज़ किया पर क्वार्टर के हिसाब से, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आती है। उसको हमने TIE के नाम से जाना जाता है। ठीक है सर, उसको TIE हमने नाम दे दिया। ठीक है, जो भी है उसको 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 क्या करना है, उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दो। ठीक है सर, उसके बाद कुछ भी नहीं करना, सब कुछ सेम है, आपने जो पढ़ा हुआ था वो सारी चीज़ें दे रखी हुई है। ये थे हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट का। ठीक है सर, अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 के अंदर। ठीक है सर, ये जो रेड कलर से दे रखे हुए हैं ये पहले के ही अमेंडमेंट है, मई के अंदर ही अमेंडमेंट आया हुआ था। ठीक है सर, ये आया हुआ था भैया रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर। आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब कि क्या बोला गया कि भैया अगर न्यू रजिस्ट्रेशन लेना है GST के अंदर, आधार कार्ड मैंडेटरी हो चुका है 1 अप्रैल 2020 से मैंडेटरी हो चुका है आधार कार्ड। ठीक है सर, ये दे रखा हो, नई नई एप्लीकेशन जब आप डालोगे, आप रजिस्ट्रेशन करना है 1/4/20 के बाद, तो आपको मैंडेटरीली आधार कार्ड देना ही पड़ेगा। और जो पुराने जितने भी रजिस्ट्रेशन थे उनको भी आधार कार्ड देना पड़ेगा, नहीं तो उनका रजिस्ट्रेशन डीम्ड टू बी इनवैलिड हो जाएगा। एक डेट दे दी होगी कि भाई इस डेट के अंदर अंदर आपको अपना आधार कार्ड देना है, जिनका रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका है जब से GST आया हुआ, तो नहीं दिया तो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है सर, यही सारी चीज़ उन्होंने बताया हुआ है। कोई भी बंदा हो, इंडिविजुअल हो, करता हो, मैनेजिंग डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर, पार्टनर, जो भी रजिस्ट्रेशन करना चाह रहा है एक्सेट्रा लगा दिया गया। ठीक है, एलिजिबल कब होगा? जब उन्होंने अब एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन जब होगा कि भैया ऑथेंटिकेशन कर लियो। ऑथेंटिकेशन मतलब KYC बोल सकते हो इसको, या फिर आपने आधार कार्ड दे दिया हो। ठीक है सर, ये बात थी। और उसके अंदर एज सच कुछ भी नहीं दे रखा हुआ, हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ा रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल चीज़ बता दी, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। अब ये रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर द फिजिकल वेरिफिकेशन। अब बोला गया कि मैंने अप्लाई किया था आधार कार्ड के लिए, मेरे को आधार कार्ड नहीं मिल रहा, फिर तो अब इस केस में क्या करूँगा? मैंने बहुत कोशिश कर ली भैया आधार कार्ड बनवाने की, नहीं बन रहा, जो भी केस हो, अब मेरे को GST में रजिस्ट्रेशन कराना है, तो भैया फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। एक बंदा आएगा, आप GST पोर्टल पर डाल दो मेरा आधार कार्ड नहीं बन पा रहा, ऐसा ऐसा रीज़न है, तो फिजिकली आप वेरिफिकेशन करा दो अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ आपकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आप डाल रहे हो। एक बंदा आएगा GST वालों की तरफ से, वो फिजिकल वेरिफिकेशन करके जाएगा, वो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह मांगेगा, एक रिपोर्ट बना के आपको दे देगा, जो भी करेगा वो कर लेगा, वेरीफाई कर लेगा चीज़ों को, इन सच केस डीम्ड अप्रूवल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। उसके बाद वो आया, सारी चीज़ें देख गया, बिजनेस प्लेस ऑफ क्या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस फिजिकली देख के गया। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को देख गया, सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक ठाक हैं कि नहीं। उसके बाद क्या जाएगा? द वेरिफिकेशन रिपोर्ट, उसकी वो रिपोर्ट बना के अपने को दे देगा, अलॉन्ग विद द अदर डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग फोटोग्राफ शेल बी अपलोडेड इन द प्रेजेंस इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ कॉमन पोर्टल। मतलब जो उसने जो वेरिफिकेशन की रिपोर्ट देगा वो आपके फोटोग्राफ, ठीक है सर, और सारे डॉक्यूमेंट जो भी मांगेगा 15 दिन के अंदर अंदर, वेरिफिकेशन होने के 15 दिन के अंदर अंदर आप उस पर अपलोड करो GST पोर्टल पर। ये ध्यान रखना, 15 दिन के अंदर अंदर वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट, वेरिफिकेशन की रिपोर्ट प्लस जो भी डॉक्यूमेंट मांग रहा है, फोटोग्राफ और अदर डॉक्यूमेंट, वो अपलोड करना 15 दिन के अंदर अंदर। MCQ में पूछा जा सकता है, छोटी सी चीज़। ठीक है सर, उसके बाद क्या दे रखा हुआ है कि भैया ये जो ऑथेंटिकेशन वाली बात है सिर्फ इंडिया के सिटीजन के लिए लगेगी। अब इंडिया में रहते हो तो इंडिया के लोगों के लिए क्या आधार कार्ड है, बाकी बाहर के लोगों के लिए आधार कार्ड थोड़ी ना, नॉन रेसिडेंट के लिए आधार कार्ड थोड़ी ना बनेगा। तो बोल दिया गया भैया सिर्फ ये सेक्शन मतलब 25B 25(6)B और 60 यही चीज़ बोल रहा है कि भैया आधार कार्ड बनाना, तो ये एप्लीकेबल किसके लिए? सिर्फ इंडिया के सिटीजन के लिए और बाहर वालों के लिए नहीं है। उन्होंने नाम भी दे दिया किसके लिए एप्लीकेबल है भैया। कोई इंडिविजुअल है, ऑथोराइज सिग्नेटरी ऑफ ऑल टाइम, बोले तो ऑथोराइज सिग्नेटरी, बोले तो कंपनी वगैरह उसको डायरेक्टर वगैरह उसको तो सिग्नेटरी लगेगी ना, कंपनी का थोड़ी ना आधार कार्ड होता है। ठीक है सर, मैनेजिंग
और ऑथराइज्ड पार्टनर कोई भी ऑथराइज कर दिया किसी एक बंदे को कि तू सारे लीगल कंप्लाइंसेस को फॉलो कर, तो उसका लगेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। करता हो पैचो आपका पिताजी, ठीक है सर। ये नोटिफिकेशन था छोटा सा, बस याद रखना 15 दिन के अंदर अंदर एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है। 15 दिन के अंदर अंदर किसका फिजिकल वेरिफिकेशन करके गया उसका बाद वो करना है, क्या करना है, कॉमन पोर्टल पर अपने को अपलोड करना है इन्फॉर्मेशन, ठीक है सर। टैक्स इनवॉइस चैप्टर नंबर 8 क्या आया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। मैनर ऑफ इशूइंग ई इनवॉइस बोले तो आप कॉमन पोर्टल पर जाओ, जीएसटी पोर्टल के वहां जाके ई इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप जीएसटी INV ये फॉर्म नंबर 01 ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली आप क्या बिल इशू कर सकते हो, इनवॉइस इशू कर सकते हो। सपोज करो भैया आपने 100 रुपये का सामान मेरे से लिया, मैं कौन हूँ, रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, जीएसटी नंबर फलाना ठिकाना लिखा रहता है, साइन कर दिया, मैंने दे दिया, ये तो होता है हमारा इनवॉइस। बिल बोलते हैं, अक्सर हम भूल जाते लेना मार्केट में जब भी जाते, तो ई इनवॉइस आ चुका है कि जब भी आप किसी को इनवॉइस इशू करें, आपकी इच्छा हो भैया INB 01 के अंदर आप ई इनवॉइस इशू कर सकते हो। उसके अंदर एक चीज़ है भैया, उसके अंदर डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट नहीं होता, सिर्फ एक ही कॉपी रहेगी, डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज करो या फिर गुड करो, ठीक है सर, रिस्पेक्टिवली डज नॉट अप्लाई टू सच इनवॉइस। हाँ मतलब कि डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट कॉपी चाहे आप सप्लाई ऑफ सर्विस करो चाहे गुड्स करो, किसी केस में डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट नहीं होगी, एक ही कॉपी रहेगी। अब उन्होंने बता दिया कि भैया इन वेबसाइट पर चले जाओ, जाके देख लो अगर इनवॉइस इशू करना है, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, ठीक है सर। इसके अलावा काम की चीज़ क्या बोला गया भैया, QR कोड रहेगा उसके ऊपर, टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई शेल हैव क्विक रिस्पॉन्स QR कोड, उसके ऊपर कोई QR कोड रहेगा, आप ई इनवॉइस इशू कर रहे हो तो कॉमन पोर्टल पे जाके हो जाएगा, ये वेबसाइट है उनकी, ठीक है सर। बस इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें अपने किसी काम की नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस आगे बात करते हैं ऑन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST EWB1 बोले तो ई वे बिल का जो पार्ट ए पार्ट बी दो पार्ट में रहता, पढ़ा होगा आपने, तो पार्ट ए नहीं भर सकते, कौन नहीं भर सकते, रिस्ट्रिक्शन डाल दी, कौन, अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम में पे कर रहा है, या फिर जो नोटिफिकेशन आया था 2/19 में कंसेशनल रेट से टैक्स पे करते हैं, 3% GST 3% GST, वो वाले बंदे GST सॉरी ई वे बिल का पार्ट 1 नहीं भर सकते। कब नहीं भर सकते सर जी, उन्होंने स्टेटमेंट फॉर पेइंग 2 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर तक उन्होंने स्टेटमेंट वगैरह उनके जो रिटर्न्स जाते हैं उन्होंने फिल नहीं किए हैं, नॉट फर्निश्ड स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असिस्ट टैक्स, इनके ऊपर सेल्फ असिस्ट टैक्स पे करना पड़ता है इन लोगों को, इन्होंने 2 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर तक नहीं पे किया गया है, ठीक है सर। और किसको नहीं, कौन पार्टी नहीं भर सकता, द पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम में है, ठीक है सर, उसने फर्निश नहीं किया गया रिटर्न फॉर 2 कॉन्सिक्यूटिव मंथ मतलब लगातार 2 महीने तक उसने रिटर्न्स नहीं भरे, वो बंदा जी ई वे बिल का पार्ट ए नहीं भर सकता। और उसके आगे क्या लिखा गया कि पर्सन रेगुलर स्कीम में पे कर रहा है, रेगुलर स्कीम मतलब नॉर्मल GSTR 1 भरता है, 3 भी भरता है, नॉर्मल वाला बंदा, ओके सर। वो GSTR 1 अगर उसने नहीं भरा, कब, कोई भी 2 महीने तक, और क्वार्टर क्वार्टर कब लगेगा, अगर उसने क्वार्टरली वाला अप्लाई कर रखा है कि भैया मैं GSTR 1 क्वार्टरली बेसिस पे भरूंगा, तो अगर उस बंदे ने कोई 2 महीने या फिर 2 क्वार्टर तक उसने GSTR 1 नहीं भरा, कोई भी 2 महीने, यहाँ पे लिखा है कोई भी 2 महीने और कोई भी 2 क्वार्टर तक GSTR 1 नहीं भरा, तो वो ई वे बिल का पार्ट नहीं भर सकता। और ऊपर वाले में लिखा है यही नॉर्मल वाले बंदे में कि 2 कॉन्सिक्यूटिव मंथ तक, 2 महीने तक उसने लगातार 2 महीने तक उसने रेगुलर स्कीम में तक कोई भी रिटर्न नहीं भरा, तो कोई भी बोले तो 3 भी ले लो या फिर GSTR 1 ले लो, कोई भी एक या दो, दोनों भी, ठीक है सर, ये चीज़ था। हाउएवर कमिश्नर, अगर भैया इन जो बंदे ने ये जो कंप्लाई नहीं किया भैया, 2 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर तक अगर स्टेटमेंट नहीं भरी, किसने क्या नहीं भरा, सेल्फ असिस्ट टैक्स नहीं भरा, जो भी है स्टेटमेंट नहीं भरी, सेल्फ असिस्ट टैक्स नहीं भरा, किसने, कंपोजिशन वाले ने और कंसेशनल टैक्स वाले ने, या फिर 2 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स तक GSTR 1 या फिर 3 भी या फिर दोनों नहीं भरे, या फिर GSTR 1 2 महीने तक, किसी 2 महीने या फिर क्वार्टर तक नहीं भरे, तो अगर वो भरना चाहता है, क्या क्या भरना चाहता है, क्या भरना चाहता है भाई, ई वे बिल का पार्ट ए, तो भैया एक बार कमिश्नर से रिक्वेस्ट कर लो, कमिश्नर मान जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जय माता दी। कमिश्नर बोला गया, कमिश्नर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, अपने को एप्लीकेशन डालना पड़ेगा रजिस्टर्ड पर्सन का प्रिस्क्राइब फॉर्म में, अगर वो मान जाता है सो कोस नोटिस दे दो कि इन गलती के कारण नहीं भरा गया, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा आपका, ठीक है, तो वो मान जाएगा तो आप भर सकते हो, नहीं तो आप नहीं भर सकते, ठीक है सर। ओके, उसके बाद आता है हमारा पेमेंट ऑफ टैक्स सेक्शन चैप्टर नंबर 9, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी क्योंकि छोटे छोटे सेक्शंस थे, चैप्टर्स थे, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे अमेंडमेंट्स थे चैप्टर के अंदर, ओके सर। अमेंडमेंट इन रूल नंबर 87 ऑफ CGST एक्ट प्रिस्क्राइबिंग प्रोविजंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से रिलेटेड कुछ आया हुआ है कि भाई ये जो होता है OIDAR
ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एंड एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज, OIDAR की जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। OIDAR वाले कौन होते हैं? ऑनलाइन का ज़माना आ चुका है। सपोज करो इंडिया के बाहर एक सर्वर लगा हुआ है, कंपनी की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे हम PDF फाइल डाउनलोड करते हैं। हम गए उस वेबसाइट पे, वहाँ से हमने PDF फाइल डाउनलोड किया, तो OIDAR की सर्विस दी, उसने हमसे कुछ चार्ज किया तो हमने उसको पेमेंट कर दिया, ठीक है सर। OIDAR की सर्विस होती है वो। और दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं हूँ इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर अगर मैंने कोई क्या परचेस किया, लेक्चर परचेस किया, ठीक है सर, मैंने लेक्चर परचेस किया, उसको पैसा दिया, मेरे पास लेक्चर आ चुके हैं, ठीक है सर, ऑनलाइन फॉर्मेट में आ चुका है, ओके। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि ह्यूमन का इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो सिस्टम सारा काम कर रहा है, सिस्टम ही करेगा, ह्यूमन का इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो ही माना जाएगा OIDAR की सर्विस, ठीक है सर। अब क्या हुआ, मैंने लेक्चर लिया, परचेस किया, ठीक है, काम खत्म हो गया, पेमेंट भी कर दिया, खत्म। लेकिन अब मैंने दूसरी जगह से लेक्चर परचेस किया, लेकिन उन्होंने मेरे को सपोर्ट की सर्विस दी। सपोर्ट की मतलब कि मेरे को कोई दिक्कत आ रही है, सपोर्ट दे दिया उन्होंने, आप लेक्चर्स ऐसे ऐसे क्या करें, डाउनलोड करें, ऐसे चलाएं वैसे चलाएं, मतलब ह्यूमन का इंटरवेंशन आ गया। अभी तक का मशीन का इंटरवेंशन था, तो OIDAR की सर्विस के अंदर आ रहा है। अब ह्यूमन इंटरवेंट कर गया, ह्यूमन का इंटरवेंशन आ गया यहाँ पे, तो हम OIDAR की सर्विस नहीं मानेंगे। कंडीशन यही रहती है कि ह्यूमन का इंटरवेंशन उनमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। OIDAR की सर्विसेज होती है, अब वो इंडिया के अंदर भी हो सकती है, इंडिया के बाहर भी हो सकती है। तो बताया गया है कि भैया प्लेस आउट ऑफ बिजनेस, इंडिया के बाहर से किसी बंदे ने, नॉन टैक्सेबल बंदा है, ऑनलाइन रेसिपेंट। अब भाई इंडिया के बाहर से अगर मैंने कोई PDF डाउनलोड कर ली, तो मैं टैक्सेबल बंदा हूँ, मतलब मैं क्या हूँ, मैं कोई मैं रिसिपेंट हूँ, ठीक है। मैं रजिस्टर्ड पर्सन हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता, रजिस्टर्ड भी हो सकता हूँ, नॉन रजिस्टर्ड भी हो सकता हूँ। मोस्ट ऑफ द बंदे इंडिया के अंदर अनरजिस्टर्ड ही होंगे, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे बंदे हैं जो बाहर की सर्विसेज ले सकते हैं। कोई भी PDF फाइल आप डाउनलोड कर लो, आप भी हो सकते हो, कोई इंटरनेशनल वेबसाइट पे कुछ भी डाउनलोड मारा, कुछ भी किया, ठीक है, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं, OIDAR की सर्विस ले सकते हो, ठीक है सर। तो भैया जो नॉन रेसिडेंट ऑनलाइन रेसिडेंट है, हम जैसे अपन जैसे बंदे जिसपे नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिडेंट है, ठीक है सर। अब आप नॉन टैक्सेबल इसलिए बोला गया कि अपने पर टैक्स लगेगा नहीं। अब कहाँ तक जुड़ोगे, छोटे छोटे बंदे हम लोग, ठीक है सर। सर्विसेज फ्रॉम द प्लेस आउट्स ऑफ इंडिया टू अ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपेंट टू जनरेट चालान थ्रू द बोर्ड पेमेंट सिस्टम, मतलब कि वो OIDAR सर्विस वाला GST का चालान बना सकता है। तो सर OIDAR की सर्विसेज प्लेस आउटसाइड द इंडिया, इंडिया के बाहर से दे रखा है, इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया के अंदर भी, इंडिया के अंदर से भी OIDAR की सर्विस दी जा सकती है। इंडिया के बाहर कोई बंदा है, वो दे रहा है अपने को, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट, जिस पर टैक्स नहीं लगने वाला है, नॉन टैक्सेबल है, ठीक है, रिसिपेंट है, तो वो क्या कर सकते हैं, जो इंडिया के बाहर बैठा हुआ है वो बंदा जनरेट कर सकता है चालान थ्रू बोर्ड्स पेमेंट सिस्टम, नेमली जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग सिस्टम से वो हमारे खिलाफ में एक चालान जनरेट कर सकता है, उसके बाद इतनी पावर है, मतलब अमेंड कर दिया गया, ठीक है सर। ये बाकी की चीज़ें OIDAR की चीज़ें अपने को फाइनल लेवल पर पढ़ना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दूसरी चीज़ क्या आई है, पहली चीज़ क्या थी, वो बंदा बाहर से बैठा हुआ चालान जनरेट कर सकता है। दूसरी चीज़ है, क्या बोला गया कि अगर आपका अमाउंट डिडक्ट कर लिया गया है, मतलब सेक्शन 51 में या फिर सेक्शन 52 के अंदर, क्या टैक्स डिडक्टेड, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये करके सेक्शन 51 52 है, ठीक है, फाइनल लेवल पे पढ़ना है, इस लेवल पे नहीं है। अगर किसी बंदे ने, सपोज करो मैंने टाटा को कोई सर्विस दी या फिर कुछ भी चीज़ परचेज किया, मैं रिसिपेंट हूँ, वो सप्लायर, ठीक है, सॉरी ऐसा लेते अपन कि मैंने टाटा को सर्विस दे दी, ठीक है, कुछ तो उसने मेरे को कुछ पैसा दिया, बट कुछ टैक्स का पैसा नहीं दिया, टैक्स डिडक्ट कर लिया उसने 2,000 रुपये, ठीक है, तो उसको बोलते टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब उसने मेरा टैक्स डिडक्ट कर लिया, ठीक है सर। टाटा बड़ा वो था, कौन था, कंपनी था, उसके ऊपर अधिकार है उसको कि टैक्स कलेक्ट कर सकता है, डिडक्ट कर सकता है, जो भी केस है फाइनल में चीज़ों को देखेंगे। अभी अपने को इतना दिमाग लगाना है कि सामने वाले ने अगर अपना टैक्स कलेक्ट वो कर लिया, डिडक्ट कर लिया, डिडक्ट किया, कलेक्ट किया, जो भी केस है, ठीक है सर, अपन GSTR फॉर्म 2 में क्या कर सकते हैं, अपन ने पैसा दे दिया तो अपन अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट कर सकते हैं वो पैसा, जितना पैसा दिया इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, यहाँ अपन लिख सकते हैं, कहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे कि मेरा पैसा कट गया है, मेरे को बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का, ठीक है सर। ये चीज़ थी, छोटू सा था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ऐसा रहता है कि मैंने पैसा दे दिया तो कैश मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है सर, ऐसा रहता है, अपन इसे समझ सकते हैं, ओके। आगे का क्या अमेंडमेंट आया हुआ कि रिफंड ऑफ टैक्स दैट हैज बीन पेड रॉन्गली और इन एक्सेस बाय यूटिलाइजिंग ITC। मैं ITC पे कर रहा था, मैंने गलत तरीके से मैंने ज़्यादा पे कर दी, जो भी केस है, इन द सेंस समराइज करें कि मैंने टैक्स ज़्यादा पे कर दिया, अब मेरे को टैक्स वापस लेना है, तो बोला गया कि भाई साहब आपको क्रेडिट होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, आपको पैसा मिल जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा, आपको टैक्स मिलेगा।
अगर मैंने टैक्स ज़्यादा पे कर दिया है, आईटीसी का कम यूज़ करके अगर मैंने ज़्यादा पैसा कर दिया है, ठीक है सर, लिखा है रिफंड ऑफ टैक्स, टैक्स मेरे को मिल जाएगा, वापस टैक्स मिलेगा, ठीक है सर। हैव बीन पेड रॉन्गली इन एक्सेस बाय यूटिलाइजिंग दी आईटीसी का कम यूज़ किया और मैंने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया, तो मेरे को आईटीसी के क्रेडिट लेजर में मेरे को टैक्स वापस मिल जाएगा। ये था 9। अब है हमारा चैप्टर 10, छोटा सा बचा हुआ है बस, इसके अलावा ख़त्म, एक पैरा बचा हुआ बस, ये चीज़ बस। अब भैया वही चीज़ आ गई, OIDAR सर्विस, OIDAR सर्विस है, ठीक है सर। ये बंदा एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और पर्सन पेइंग टैक्स, एक क्या बोला गया है भैया, हर एक बंदे को एनुअल रिटर्न भरना पड़ता है, नॉर्मल चीज़ें बता दिया गया, किन किन बंदों को छोड़ के, अदर देन IST और सेक्शन 51 52 के अंदर जो भी टैक्स पे कर रहे हैं, और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनको एनुअल रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं रहती, जो साल में एक बार भरा जाता है, और बाकी सब बंदों को भरना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक छूट दे दी गई है, OIDAR की जो सर्विसेज दे रहे हैं आउटसाइड द इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया के बाहर जो बंदा बैठा हुआ है, OIDAR की सर्विस दे रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है सर, उसको एनुअल रिटर्न भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए कारण ये कि वो बाहर का बंदा, वो इंडिया के कंप्लाइंसेस क्या जाने कितनी कंप्लाइंस करेगा, वो सर्विस देना और बंद कर देगा, इसलिए उनको रिलीफ दिया गया। बाहर के बंदे को OIDAR की सर्विस इंडिया के अंदर से इंडिया को दी जा रही, तो लग जाएगा भाई सब टैक्स, ठीक है सर। और अगर रजिस्टर्ड पर्सन होता है, OIDAR सर्विस दे रहा है किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रजिस्टर्ड पर्सन कौन होगा, रिसिपेंट होगा, वो रजिस्टर्ड होगा, तो इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन OIDAR की सर्विस नॉन टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल पर्सन को दे रहा है, NTP बोले तो नॉन टैक्सेबल पर्सन को दिया जा रहा है, तो अपन इस बंदे को भी नहीं पकड़ सकते, ठीक है। तो इस केस में उनको एनुअल रिटर्न भरने की कोई आवश्यकता तो है ही नहीं है, ठीक है सर। तो कंक्लूजन दे दूं कि भैया अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो रजिस्टर्ड पर्सन तो टैक्स पे करेगा, ठीक है सर। और एन नॉन टैक्सेबल पर्सन को दे रहा है, बोल सकते अपन नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को, सॉरी नॉन टैक्सेबल नहीं बोलेंगे यहाँ पे, नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को हम यहाँ पे बोल सकते हैं नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, NRP जो भी है, नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को अगर ये OIDAR बाहर से सर्विसेज दे रहा है तो इस केस में सर्विस तो दे देगा, ठीक है सर। अब इसको एनुअल रिटर्न भरने की कोई आवश्यकता नहीं, इस केस में तो है ही नहीं है भैया, ये दे रहा है, और इस केस में भी इसको एनुअल रिटर्न भरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे अमेंडमेंट ने बोल दिया। ये थे हमारे GST के अमेंडमेंट। गाइस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। और आपने GST की वीडियोस नहीं देखी तो मैंने सारी की सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ मिल जाएंगी सारी की सारी वीडियोस। और लॉ की वीडियोस भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, लॉ की वीडियोस भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो वो भी आप जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जैसे जैसे अपलोड होगी वैसे वैसे लॉ की वीडियोस भी डालता जाऊँगा सर, CA इंटर का लॉ। सो सर बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।